2 मिनट बाद 2 मिनट बाद शुरू करते हैं। पार्थिव गुप्ता, कुलबीर नारंग, हाँ लोग बोल रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। हाँ, प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। थैंक यू। बस हम लोग 1 मिनट बाद शुरू करते हैं। 1-2-4 लोग और जुड़ रहे हैं। तो मित्रों, आप सभी सुनने वालों को और डीएसओ के साथियों को जिन्होंने ये आयोजन किया है, मेरा क्रांतिकारी अभिवादन और आप सबका स्वागत है। इस सीरीज़ में फेसबुक लाइव जो सीरीज़ एक तरह से चल रही है, तो उसमें आज का जो विषय है वो आप लोग भली बात जानते हैं, कोविड-19 का राजनीतिक अर्थशास्त्र। तो उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और फिर उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। आप जिस तरह के इनपुट देंगे उसके आधार पे। मित्रों, सबसे पहले तो ये बहुत अभूतपूर्व समय है जिस समय हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस समय में हम हैं। और मुझे पास की वो कविता याद आ रही है। किसी कविता की एक लाइन है कि यह सब कुछ हमारे ही समय में होना था। तो किसी ने आज से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले ये कल्पना नहीं की होगी कि अगले 4 महीने के बाद इतना भयावह समय आने वाला है। और ये किसी की भी कल्पना से परे था। ये जो दृश्य हमारे सामने रोज आप टीवी पे और यहाँ वहाँ, और जो हमारे साथी जो राहत कार्य में लगे हुए हैं वो भी लगातार हम लोग को फीडबैक दे रहे हैं किस तरह से मजदूर जो है वो पाँव पे, साइकिलों से और विभिन्न तरीके से हजार किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर की यात्रा करके और किस कंडीशन में आ रहे हैं। और जिस तरह से बता रहे हैं, जिस तरह के सारे इमेजेस हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, वो बहुत ही भयावह है। और इसको पचा पाना और फिर इसको पचा पाना और इनका विश्लेषण करना ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतिहास में इस तरह के दौर बहुत कम आते हैं। और आमतौर पे इस तरह के दौर आते हैं तो हम जैसे लोग या जो इस तरह की ताकतें हैं, जन पक्षधर ताकतें हैं, वो उनको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होती हैं, इसलिए वो और ज़्यादा भयावह हो जाता है। तो मतलब जिस तरह से हाईवे पे मज़दूरों का एक्सीडेंट हो रहा है, मज़दूर मारे जा रहे हैं, तो यही जब हाईवे बन रहा था, यमुना एक्सप्रेसवे और ये ग्रैंड ट्रंक रोड और ये सारी चीज़ें, तो मुझे याद आ रहा है कि उस समय सारा मीडिया, सारा अखबार, सारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है, सब लोग इसको इतने स्मार्ट तरीके से इसको बता रहे थे कि हाईवे है, हाईवे पे इतने आप 2 घंटे, आपको 3 घंटे कम लगेंगे, 4 घंटे कम लगेंगे, कितना स्मार्ट सड़क है, ये सारा कुछ है। आज ही कहते हुए अजीब लग रहा है कि इसकी स्मार्टनेस इसी में है कि मज़दूरों का खून मांग रही है। और जिस समय ये सड़क बन रही थी उस समय भी बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही थी कि कितने मज़दूर वहाँ पे सड़क बनाते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो गए और वो मर गए। और आज जब ये सड़क बन के तैयार है तब भी वो कितने सारे मज़दूरों की बलि ले रही है। यही इसकी स्मार्टनेस है। उस समय इतना एहसास नहीं होगा, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है कि जो विकास का ये पूरा ढांचा है वो कैसे मज़दूरों के खून पे खड़ा है, गरीबों के खून पे खड़ा है। तो मित्रों, हम लोग थोड़ा सा इस भावना को एक थोड़ा सा किनारे करके और थोड़ा सा हम लोग ठहर के इस पर सोचने का प्रयास करें कि आखिर ये स्थिति आई क्यों।
मतलब हम यहाँ पहुँचे क्यों ऐसी कंडीशन में। और जिस चीज़ की कोई कल्पना नहीं कर रहा था वो चीज़ यदि आई है तो जाहिर सी बात है कि उसके बीज अतीत में होंगे, तभी ये चीज़ें आई हैं, भले हम उसकी कल्पना न कर पा रहे हों आज से 4 महीने पहले या 5 महीने पहले। पर मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने लोग राहत कार्य में लगे हुए हैं, हमारे दोस्त वगैरह देवरिया वगैरह में लगे हुए हैं, उनसे जब बात होती है, जो फ़ोटो आती है, तो वो जब मज़दूरों से बात कर रहे हैं कि आप क्यों आ गए, क्यों आपको बॉम्बे छोड़ना पड़ा, कलकत्ता छोड़ना पड़ा, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन के कारण। लॉकडाउन के कारण हमारी नौकरियां चली गई, लॉकडाउन के कारण हमको अपने घर आना पड़ रहा है, लॉकडाउन के कारण ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक मजदूर ने भी नहीं बोला कि कोरोना के कारण ऐसा हुआ। तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि मतलब अब कोरोना की कोई बात ही नहीं हो रही है, जो हो रहा है वो लॉकडाउन हो रहा है। तो मुझे अचानक से लग रहा था कि लॉकडाउन भी एक तरह का वायरस ही है। और जैसे कल या परसों जब पार्थ का लेक्चर था तो बोल रहे थे कि ये कोरोना वायरस की खास बात ये है कि वो उसका अलग अलग वेरिएंट है, मतलब म्यूटेट करता है। तो यदि उसी रूपक में देखें तो ये लॉकडाउन भी म्यूटेट कर रहा है, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, इसका भी म्यूटेशन हो रहा है, इस लॉकडाउन नामक वायरस का भी म्यूटेशन हो रहा है। और कल हम लोग जो है एक नए वायरस लॉकडाउन 4 में आ गए हैं। अब लॉकडाउन 1 ने कितनी जाने ली, 2 ने कितनी जाने ली, 3 ने कितनी जाने ली, अब 4 कितनी जाने लेगा, ये आने वाले वक्त में हम लोग इसको देखेंगे। तो शायद इंडिया मतलब पहला ऐसा देश है जिसने इतने खराब तरीके से इसको हैंडल किया है। पूरी दुनिया की सरकारों ने इसको किया है, उसके अपने अपने कारण हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन इंडिया ने इसको वर्स्ट तरीके से हैंडल किया है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, और मैं इसको बहुत किसी बात पे जोर देने के लिए नहीं बल्कि ऑन मेरिट में ये बात बोल रहा हूँ कि यदि सरकार कुछ ना करती, हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती, तो शायद हम बेहतर कंडीशन में होते। शायद नहीं, निश्चित रूप से हम बेहतर कंडीशन में होते। जिस तरीके से इसको सरकार ने हैंडल करके इतना खराब बना दिया है, मतलब आप सोचिए, अब तो बहुत सारे लोग इसका आंकड़ा भी देने लगे हैं कि हमको कोरोना से लड़ने के लिए यदि 10 रुपए की ज़रूरत है तो लॉकडाउन में इन्होंने 1000 रुपये बर्बाद कर दिए हैं। लॉकडाउन करके जो हम लोग मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, जो वैल्यू क्रिएशन होता है, वैल्यू क्रिएट होता है, लॉकडाउन में जो वैल्यू डिस्ट्रॉय हुआ है उसका 1% से भी कम हमको चाहिए था इस कोरोना से लड़ने के लिए। तो ये मतलब मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि सरकार ने कुछ ना किया होता, जैसी लाइफ थी वैसी चलने देते, तो आज हम काफ़ी बेहतर कंडीशन में होते। तो खैर हम थोड़ा सा पीछे लौटें और थोड़ी सी, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि थोड़ा सा अपने इमोशन को हटा के हम थोड़ी इस पर चर्चा करें कि हम इस किस कंडीशन में क्यों पहुँचे और एक वायरस ने क्यों इतना कियास मचा दिया और क्यों इतनी जान पे जान जा रही है सारे लोगों की। मित्रों, जैसा कि अभी मैंने एक आर्टिकल में भी लिखा था और वो एक अच्छा रूपक है इस चीज़ को समझने के लिए कि इनइक्वालिटी की जब से मेजरमेंट शुरू हुआ है तो 1913 में सबसे ज़्यादा अनइक्वल वर्ल्ड था, सबसे ज़्यादा असमान दुनिया थी 1913 में। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सोवियत क्रांति हुई और सोवियत क्रांति के बाद फिर डिप्रेशन आया, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद फिर बड़े हिस्से पे समाजवाद आया। समाजवाद के प्रभाव के कारण से वेलफेयर स्टेट की अवधारणा आई और वेलफेयर स्टेट आया। तो उसके बाद लगातार जो असमानता है वो घटती चली गई है और 1970 तक असमानता थोड़ा थोड़ा घटनी शुरू हुई है। फिर भी काफ़ी अमीर गरीब की जो खाई है वो काफ़ी चौड़ी थी, लेकिन फिर भी 70 तक ये धीरे धीरे नैरो हो रही थी। 70 के बाद, विशेषकर समाजवाद के ढहने के बाद, मतलब उसका जो रंग रूप है, उसका जो ढांचा है वो तो 90 में गिरा है, लेकिन जो समाजवाद खत्म हो गया था 57 के आसपास से ही खत्म हो गया था समाजवाद। तो उसके बाद से ये आर्थिक जो खाई है वो और तेजी के साथ बढ़ने लगी थी 1970 के आसपास से। और आज हम देखेंगे तो दुनिया फिर 1913 की जगह पहुंच गई है, यानी फिर राउंड करके वहीं पहुंच गई है। या 1913 से भी ज़्यादा भयानक इनइक्वालिटी हो गई। आप कहीं भी देख लें, इंडिया में देख लें, पूरे विश्व में देख लें। और इसका कारण, और ये इसकी शुरुआत हुई 1970 से कि जब पूरी दुनिया के पूंजीपतियों ने
मैक्सिमम प्रॉफिट पकड़ने के लिए और एक तरीके से प्रोडक्शन का ग्लोबलाइजेशन किया, जिसको हम लोग प्रोडक्शन का ग्लोबलाइजेशन करते हैं, मतलब जो उत्पादन के उनके फैक्ट्रियां थी उसको वो उन जगह ले जाने लगे जहां पे मजदूरी सबसे कम थी। और इसको हम थोड़ा सा ठहर के इस पर विचार करें तो चूंकि आज से वो सीधे लिंक्ड है, इससे थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान से बात करते हैं कि मतलब ये हम जब यदि हम मैं ड्रामेटाइज करके बताऊं तो ये लगभग वैसे ही है जैसे कि इंटरनेट आने के बाद से न्यूयॉर्क में बैठा हुआ एक पूंजीपति वो पूरी दुनिया में फोन करके पूछता है कि हमको अपना ये प्रोडक्ट बनवाना है, जो सबसे कम पैसे में बनाएगा मैं उसके यहाँ आऊँगा। और इंटरनेट के बाद ये आसान हो गया कि आप पैसे भेज सकते हैं इंटरनेट से, आप बात कर सकते हैं, लाइव हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों में तो लगभग 80-90 के बाद से ये सारी सुविधा आने लगी। तो इसके कारण से दुनिया की सभी जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी उनमें एक तरह से होड़ लग गई कि कैसे तीसरी दुनिया के श्रम को निचोड़ा जाए। और तीसरी दुनिया के देशों में इस बात की होड़ लग गई कि कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगाया जाए। तो वो अपने अपने देश के मजदूरों की मजदूरी को डिप्रेस करने में, कम से कम करने में उनका इंटरेस्ट हो गया। जो सबसे कम मजदूरी में काम करवाएगा उस देश में एफडीआई आएगा, ये इस तरह का बन गया। मैं इसको बहुत सरलीकरण करके कह रहा हूं। ये किसी एक दिन या एक साल की बात नहीं है, ये 15-20 साल का एक टाइम है जिसमें ये सब घटनाएं धीरे धीरे घटी हैं। और इस बात को समझने के लिए और जो कोविड-19 के आसपास का पॉलिटिकल इकोनॉमी उसको समझने के लिए एक चीज और आपको जहन में रखनी होगी कि पूरी दुनिया में जो व्यापार है वो ब्रिटेन वुड्स में तय हो गया था। वो अमेरिका की चूंकि चौधराहट थी इसलिए अमेरिका ने तय कर दिया कि वो डॉलर में होगा। और डॉलर में होने के नाते और 73 में, मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम उतना नहीं है, और 73 में डॉलर को सोने से अलग कर दिया गया, डिटैच कर दिया गया सोने से। निक्सन ने डिटैच कर दिया। इसका मतलब था कि अब आप मनमानी डॉलर छाप सकते हैं, पहले जितना आपके पास सोना है उतना ही आप डॉलर छाप सकते थे। तो दुनिया में एक ये डिवीजन बन गया कि अमेरिका डॉलर छाप सकता है लेकिन दुनिया के बाकी देश को डॉलर कमाना पड़ेगा, वो डॉलर छाप नहीं सकते हैं। और बाकी देशों में यदि यूरोपियन कंट्रीज की बात छोड़ दें, हम जिससे हमारा वास्ता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में बात करें तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को डॉलर अर्न करना है, उनको कमाना है डॉलर। वो कैसे कमाएंगे? और एक बात और भी समझ लीजिए कि डॉलर उनको क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए कि उनके सारे जो उद्योग धंधे हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर की है, तो वो टेक्नोलॉजी को आयात करने के लिए उनको डॉलर चाहिए। उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो इसके लिए उनको डॉलर चाहिए। उनका जो अमीर वर्ग है वो बाहर जाके ऐशो आराम करता है, घूमता है, मार्केटिंग करता है। जैसे हम लोग यहाँ से रिलायंस मार्केटिंग करते हैं, वैसे वो पेरिस और जर्मनी मार्केटिंग करने जाते हैं। उसके लिए उनको डॉलर की आवश्यकता होती है। तो हमको आपको डॉलर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अमीर वर्ग है, जो शासक वर्ग है, उसको डॉलर की आवश्यकता है। वो डॉलर वो कहाँ से पाएगा? तो वो डॉलर वो पाएगा जब वो एफडीआई को आमंत्रित करेगा, और दूसरा जब वो अपने रॉ मटेरियल का निर्यात करेगा। तो रॉ मटेरियल में जो भी अनाज है, खनिज संपदा है, इसका जब निर्यात करेगा वो यूरोपियन कंट्रीज में जाएगा तो उससे उनको डॉलर मिलेगा। और उसके बाद और जब वो एफडीआई आएगा तो यहाँ के मजदूर की जो मजदूरी है वो जो सबसे कम रखेंगे, जो मजदूरी वहाँ पे एफडीआई आएगा तो इससे उनको डॉलर मिलेगा। तो भारत, पाकिस्तान, चीन, वियतनाम, इन सब देशों में होड़ लग गई डॉलर कमाने की, कि जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर होगा उसका शासक वर्ग को सबसे ज्यादा आसानी होगी अपना काम करने में, आगे बढ़ने में, अपना ऐशो आराम करने में। और चीन की एक अलग हिस्ट्री है, लेकिन फैक्ट ये है कि चीन इसमें बाजी मार ले गया। और चीन ने लगभग टोटल एफडीआई का आज की तारीख में लगभग 50% से ऊपर टोटल एफडीआई वो चाइना जा रही है। कोविड से पहले, कोविड के बाद का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो चाइना के पास, और एक तरीके से चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया। जो पहले एक समय में इंग्लैंड था वो चाइना हो गया। तो दुनिया की किसी भी कंपनी का आप नाम लीजिए, जो बड़ी ब्रांड कंपनियां हैं, उनका कुछ ना कुछ व्यापार, कुछ ना कुछ कारोबार आपको चीन में मिलेगा।
और चीन के अलावा फिर भारत आ गया, बांग्लादेश आ गया, वियतनाम आ गया, हर जगह विदेशी कंपनियां जाके और वहाँ पे अपना व्यापार करने लगी। और ये सारे देशों की जो सरकारें हैं वो अपने देश के मजदूरों की मजदूरी कम से कम करने पर जोर देने लगी। तो जो लेबर रिफॉर्म है अपने यहाँ सो कॉल्ड, वो लेबर रिफॉर्म इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि कैसे मजदूरों की मजदूरी को डिप्रेस किया जाए और जो लेबर प्रोसेस है उसको डिसरप्ट होने से रोका जाए। लेबर प्रोसेस को डिसरप्ट होने से रोकने का मतलब कि आंदोलन ना हो, यूनियन ना बने, क्योंकि आंदोलन होगा, यूनियन बनेंगी तो जो लेबर प्रोसेस है, जो वैल्यू क्रिएट करने के लिए जो लेबर प्रोसेस होता है, जो फैक्ट्रियों में काम होता है, वो डिसरप्ट होगा। तो जो कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं वो कंपनियां यहाँ से उठ के अपना एफडीआई खींच के वो दूसरे देश में चली जाएंगी। तो उनको रोकने के लिए तो टोटल जो लेबर रिफॉर्म पिछले 20 सालों से 30 सालों से हो रहा है वो इन दो ही चीज़ों के इर्द गिर्द हो रहा है। एक, कैसे मजदूरी को डिप्रेस किया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं लिविंग वेज, यानी मजदूरों को सिर्फ लिविंग वेज पे रखा जाए, मतलब वो सिर्फ इतना वो कमा पाए कि दूसरे दिन फैक्ट्री गेट पे आ जाए, बस इतना, इसके अलावा नहीं। और दूसरा ये है कि वो अपना यूनियन ना बना पाए। मारुति वाला आपने पूरा आंदोलन देखा है, वो इसी के इर्द गिर्द चला है कि हमको यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यूनियन बनाएंगे तो हड़ताल भी होगी, हड़ताल होगी तो लेबर प्रोसेस डिस्टर्ब होगा, लेबर प्रोसेस डिस्टर्ब होगा तो यहाँ की कंपनियां भाग जाएंगी, फिर वो सुजुकी भाग जाएगी, फिर वो एप्पल भाग जाएगा, तो फिर वो दूसरे देश में चले जाएंगे। तो पूरी तीसरी दुनिया के देशों में इस बात की गला काट प्रतिस्पर्धा थी कि एप्पल महोदय आप मेरे पास आइए, हम अपने देश के मजदूरों को एकदम कंट्रोल में रखेंगे और उनकी मजदूरी बढ़ने नहीं देंगे, उनको आंदोलन नहीं करने देंगे, तो इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, लेबर रिफॉर्म कर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। एक संदर्भ ये था इसके आने से पहले, कोविड आने के पहले की जो दुनिया थी उसमें। और अब जब फासिज्म पे हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे, जब आप फासिज्म के बारे में चर्चा करेंगे तो फासिज्म के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन फासिज्म का एक बड़ा कारण, और या हम बोलें कि फासिज्म की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो यहीं से पैदा होती है कि जिस देश का शासक वर्ग जितना ज़्यादा मजदूरों की मजदूरी को कम कर पाएगा, जितना ज़्यादा लेबर प्रोसेस को स्मूथ कर पाएगा, उस देश का शासक वर्ग उतना ही ज़्यादा डॉलर कमा पाएगा और उतना ही ज़्यादा वो सफल माना जाएगा। तो फासिज्म का ओरिजिन भी यहीं से है, क्योंकि आपको मजदूरों की मजदूरी कम रखनी है, लेबर प्रोसेस को डिसरप्ट नहीं होने देना है, इसलिए आपको मजदूरों पर पूरा अंकुश रखना है। तो कौन अंकुश रख सकता है? एक तानाशाही रख सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो होगा तो वो तो फिर उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा, मजदूरों के साथ वार्ता में जाना पड़ेगा, मजदूरों की बातें माननी पड़ेंगी। तो इसलिए तानाशाही इस दौर की सबसे आदर्श व्यवस्था मानी गई। वो जनता के अपने जुझारू संघर्षों के कारण वो अभी अपने हर जगह अपने उसमें उस रूप में नहीं आ पाया है, लेकिन उनकी इच्छा यही है और उनके दिमाग में ये आदर्श व्यवस्था है आज की इकोनॉमी के लिहाज से। एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात है जिसको जोड़ना जरूरी है ताकि हम आज के समय को समझ पाए, वो है ये है कि सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लेबर कास्ट को बचाने के लिए न सिर्फ मजदूरी कम करती हैं बल्कि मजदूरों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं कि वो लेबर कास्ट को बचा सकें। जैसे मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप लोग जानते होंगे एक समय में टेलर सिस्टम था, तो टेलर महोदय ने दिया था टेलर सिस्टम, जहाँ से हर एक जो पीस है वो अलग अलग मजदूरों को दे दिया जाए ताकि जो मूवमेंट का टाइम है वो बचे। और आप जानते हैं कैपिटलिज्म की मूवमेंट भी एक कैपिटल होता है, टाइम इज मनी होता है। मतलब यदि आप एक कुछ बना रहे हैं तो आप यदि टोटल चीज़ बना रहे हैं तो आपको अपने एक पोजीशन से उठ के दूसरे पोजीशन में जाना पड़ता है। तो एक पोजीशन से उठ के दूसरे पोजीशन में जाने में जो टाइम वेस्ट होता है, तो उसको कम करने के लिए एक आदमी को ऐसा काम दे दो कि लगातार वो काटता ही रहे, लगातार वो कॉलर ही बनाता रहा, लगातार वो बटन ही टाकता रहे, तो उसको अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। पोजीशन चेंज नहीं करना पड़ेगा तो ये टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा तो टाइम इज मनी। तो 80s के आसपास 80-85 के आसपास जापान ने लेके आया, इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम मेथड। तो जस्ट इन टाइम मेथड पहले जापान ले आया, इसलिए जापान को शुरू में बहुत फायदा हुआ, फिर पूरी दुनिया की सरकारों ने, पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको अपना लिया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आज के समय से जुड़ेगा। जब हम प्रेजेंट टाइम पे बात करेंगे तो इन दोनों चीजों को जोड़ के देखेंगे। जस्ट इन टाइम मेथड का मतलब ये है कि भाई अब हम यदि कार बना रहे हैं
तो कार के सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो है पहिया बनाने के लिए किसी ए को दे दिया ठेका, गियर बनाने के लिए बी को दे दिया ठेका, सीट बनाने के लिए सी को दे दिया, और उनसे ये बोल दिया कि आपको, पहिया वाले को बोल दिया कि ठीक 10:30 बजे आपको पहिया लेके आना है, गियर वालों को बोल दिया कि आपको ठीक 11 बजे गियर लेके आना है, सीट वाले को बोल दिया आपको ठीक 11:30 बजे सीट लेके आना है, और जहां पे असेंबल हो रहा है वहां पे हम 10:30 बजे पहिया लगा रहे हैं, 11 बजे गियर लगा रहे हैं, 11:30 बजे सीट लगा रहे हैं। मतलब कि वो आया और हमने उसको लिया और इनकॉर्पोरेट कर दिया अपना। तो इससे क्या है, आपको स्टोर करने का जो आपका कास्ट था वो भी खत्म हो गया। नहीं तो आप पहले क्या था, जस्ट इन टाइम मेथड के पहले क्या था कि आपने होल्ड कर लिया, आपने जो पहिया है वो ले आके एक कोने में रख दिया, वो एक कोने में रख दिया, गियर एक कोने में रख दिया, वो एक कोने में रख दिया, तो आपको एक वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, गोदाम बनाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, आपको जस्ट इन टाइम मेथड से आपको ठीक उसी टाइम पे वो चीज़ डिलीवर करनी है। यदि आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। ठीक है, उसको और नीचे यदि आए तो मजदूरों की जरूरत भी उनको हमेशा एक बोलते हैं कि भाई 11 तारीख को हमको 100 मजदूर की जरूरत पड़ेगी, 12 तारीख को हमको 110 मजदूर की जरूरत पड़ेगी, 13 तारीख को 150 मजदूर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया ना। और ठेकेदार ठीक उसी टाइम पे उन मजदूरों को लेके आते हैं गेट पे, और तो अब उन मजदूरों को फिर अलग से रखने की, अलग से तनख्वाह देने की, अलग से वो करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि मजदूरों में भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इसी दौरान लागू हुआ बड़े पैमाने पे, और लगभग किसी भी इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, चाहे टाटा मोटर्स को ले लीजिए, रिलायंस को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, हर जगह 70% 80% से ऊपर जो मजदूर उनके यहाँ काम कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे हैं। और स्थिति ये है कि मैं आपको अपना एक अनुभव बताऊं कि रुद्रपुर में टाटा मोटर्स है, वहाँ पे मजदूरों के बीच कुछ काम था, तो मैं भी वहाँ गया हुआ था। तो मैंने मजदूरों की बैठक थी, तो मैंने मजदूरों से पूछा आप किस कंपनी में काम करते हैं। तो जो 8-10 मजदूर बैठे हुए थे तो सब ने बोलना शुरू किया, मैं शारदा कंपनी में काम करता हूँ, मैं ममता कंपनी में काम करता हूँ, मैं सिंह कंपनी में काम करता हूँ। तो जो मेरा दोस्त था, मैंने उससे पूछा कि ये कौन सी कंपनियाँ हैं यहाँ पे, मैंने तो नाम भी नहीं सुना। तब उसने बोला कि ये सब टाटा मोटर्स में काम करते हैं, ये अपने ठेकेदार का नाम बता रहे हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा वो न्यू नॉर्मल हो गया था कि आप उनसे पूछेंगे तो आप ये नहीं बताएंगे कि टाटा मोटर्स में काम कर रहे हैं, वो अपने ठेकेदार का नाम बताएंगे कि ठेकेदार की जो कंपनी है मैं उसके यहाँ काम कर रहा हूँ। और उससे जुड़ा हुआ दूसरा भी है, वो भी मैं लगे हाथ बता देता हूँ, अचानक से याद आ गया मुझे सीधे, लेकिन इस विषय से जुड़ा हुआ भी है। जब मैं वहाँ मजदूर साथी के यहाँ था तो मैंने सुबह वो 9 बजे जाते थे अपनी ड्यूटी पे, तो एक दिन मैंने देखा कि वो अपना मूंछ कलर कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं। तो वो चूँकि मार्क्सवादी विचारधारा के थे और मजदूरों के बीच काम भी करते थे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मतलब हर उम्र की अपनी गरिमा होती है, तो हम लोगों को तो उम्र छुपाना नहीं चाहिए, जो उम्र है वो तो हर उम्र की अपनी गरिमा है। तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों रंग रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो आज जो पूंजीवादी कल्चर है उसके हिसाब से लोग बाल रंगते हैं, ये करते हैं। तब उन्होंने बताया कि जब गेट पे जाते हैं, जब रेगुलर काम खत्म हो जाता है, जब इरेगुलर काम शुरू होता है, जब गेट पे जाते हैं तो वहाँ पे वो नौजवानों को चुन के लेते हैं, और जो भी थोड़ा बूढ़ा दिखाई देता है, थोड़ा 30-35 उम्र से ज़्यादा दिखाई देता है, उसको वो छाड़ देते हैं, वो नहीं लेते हैं। तो सुन के पहली बार मैं एकदम हिल गया कि मतलब क्या कहा जाए इसको, मतलब इकोनॉमिक्स में ग्लैडिएटर जैसे थे कि लड़ाने के लिए वो हट्टी कट्टे लोगों को वो करते थे। तो बोले कि जब रेगुलर काम होता है उस समय तो ठीक है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में है वो अपना जाएगा जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा मजदूर की जरूरत पड़ती है, उनको हमेशा गेट पे खड़े रहना होता है। और जब जो अंदर का मालिक है, जो भी ठेकेदार टाइप का है, वो आता है तो उन्हीं लोगों को लेता है जो ज़्यादा हष्ट-पुष्ट दिखते हैं और ज़्यादा कम उम्र के दिखते हैं उनको। तो इसलिए मुझे ये कलर करके जाना पड़ता है। तो ये स्थिति थी उसके पहले, इस इकॉनमी के पहले, यानी पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन ऑफ लेबर, प्रोडक्शन, ये ग्लोबलाइजेशन था प्रोडक्शन का, उसके कारण से। और ये आप इसको थोड़ा सा आप उसमें समझे, चित्र में समझे यदि, तो देखिए इस तरह का है ये। मतलब जैसे एक उदाहरण से मैं इस बात को कंप्लीट करता हूँ। एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी आप सब लोग जानते हैं फ़ोन बनाती है, कंप्यूटर बनाती है। एप्पल कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो उसका कंप्यूटर हो, वो 30 से ज़्यादा देशों में बनता है। मतलब उसका कीबोर्ड कहीं बन रहा है, मदरबोर्ड कहीं बन रहा है, स्क्रीन कहीं बन रही है। तो एप्पल ने वो सारा ठेका दे दिया फॉक्सकॉन को। फॉक्सकॉन बहुत बड़ी कंपनी है, 200-250 बिलियन डॉलर की कंपनी है। एप्पल जो है पहली कंपनी थी जो $1 ट्रिलियन क्रॉस की है। तो उसने पूरा ठेका दे दिया कि आप हमारा
कंप्यूटर इस डिज़ाइन का बना के आपको आप हमको देंगे, ये उसका लंबाई चौड़ाई ये सारे होगा। अब फॉक्सकॉन क्या करेगा, फॉक्सकॉन उसके 30 भाग करेगा और वो अपना फ़ोन करके और पूरी दुनिया में एक तरीके से बोली लगेगी कि सबसे कम कीमत में कौन कीबोर्ड बना सकता है। तो वियतनाम ने बोला कि सबसे कम कीमत में हम कीबोर्ड बना सकते हैं, तो वियतनाम को कीबोर्ड का ऑर्डर दे दिया। प्रोसेसर का बोली लगी, तो मान लो इंडिया जीत गया, इंडिया ने बोला कि हाँ सबसे ज़्यादा, इंडिया का मतलब इंडिया का पूंजीपति जो होगा, छोटा मोटा पूंजीपति जो होगा, वो बोलेगा प्रोसेसर हम इतने में बना देंगे, तो प्रोसेसर उसको दे दिया। ऐसे 30 कंट्रीज में वो एप्पल तैयार होगा। और इसी प्रोसेस से, जिसको बोलते हैं ग्लोबल लेबर आर्बिट्राज, इस मेथड से जहाँ पे सबसे कम मजदूरी होगी वहाँ पे ये चीज़ें जाएंगी प्रोडक्शन के लिए, और फिर वहाँ से वो सारा चीज़ असेंबलिंग लाइन चाइना में होगी, चाइना में वो असेंबल होगी फॉक्सकॉन के तहत, और फिर वो वहीं से दुनिया भर के शोरूम में पहुँच जाएगी। यानी एप्पल कंपनी एक कंप्यूटर पैदा नहीं करती है, उसका एक पार्ट तक नहीं बनाती है, लेकिन जब वो 100 रुपये में कंप्यूटर बिकता है तो 100 रुपये का मैक्सिमम हिस्सा एप्पल के पास आता है। और कई सारे इस पे आंकड़े हैं, लेकिन एक आंकड़े के हिसाब से उस 100 रुपये में से सिर्फ $2 वो मजदूरों को मिलता है। 98% जो है वो फॉक्सकॉन और एप्पल ले जाती है, जबकि एप्पल कुछ नहीं कर रही, नथिंग। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने अमेरिका वगैरह में भी भयानक बेरोजगारी पैदा की है। दुनिया के दूसरे देशों में उन्होंने मजदूरी को भयानक तरीके से डिप्रेस किया है। और तीसरी दुनिया की सारी सरकारें इसी अंधी दौड़ में हैं कि कैसे जो है हम इस कैपिटल को, फॉरेन कैपिटल को, डॉलर को हम खींचें, और डॉलर को खींचने के लिए किस तरीके से हम मजदूरों की मजदूरी को कम करें और मजदूरों को आंदोलन न करने दें, ताकि प्रक्रिया चलती रहे। दूसरा, जो यहाँ से निर्यात किया जाता है, तो उस निर्यात में भी कंपटीशन होगा, जाहिर सी बात है। उसी लॉजिक के हिसाब से हम यदि यहाँ से मान लिए कि प्याज का निर्यात कर रहे हैं, इंडिया यदि प्याज का निर्यात कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो देश सबसे कम कीमत पे प्याज निर्यात करेगा, उसी को इंटरनेशनल मार्केट में खरीदा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो किसानों का प्रोडक्ट है, उसको जब निर्यात करते हैं तो उसका भी बहुत कम दाम लगता है, और पूंजीपति का पूरा प्रयास होता है कि जो किसान है वो भी कम से कम दाम में अपना चीज़ों को बेचे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हमको डॉलर कमाने में आसानी हो। तो यानी पूरी इकोनॉमी जो घूम रही है वो डॉलर के इर्द गिर्द घूम रही है कि हमको डॉलर कमाना है, और इसलिए जो किसानों का प्रोडक्ट है उसको सबसे नीचे रखना है, उसकी कीमत को बढ़ने नहीं देना है, एकदम नीचे रखना है, और मजदूरी बढ़ने नहीं देनी है। एक तो ये, इसके साथ जो जस्ट इन टाइम मेथड है, तो जस्ट इन टाइम मेथड में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में, जिसको हम बोलते हैं सर्किट ऑफ कैपिटल, और जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब है कि एक कंप्यूटर है यदि, तो 30 देशों में बन रहा है, और वो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से जुड़ा हुआ है। इस तारीख को यहाँ पे इसकी डिलीवरी होनी है, इस तारीख को इसकी यहाँ डिलीवरी होनी है, इस तारीख को इसकी यहाँ डिलीवरी होनी है, और फाइनल यहाँ पे असेंबल होना है। उसमें थोड़ा भी व्यवधान आने से वो पूरी सर्किट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक इसको दिमाग में रखना होगा, इस पूरे मेथड को, वो हम लोग आज से आके वो जुड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री इस दौरान डेवलप हुई है जो हैबिट के साथ जुड़ी हुई है, जिसको बहुत मुश्किल से शासक वर्ग ने पैसे कमाने के लिए और अपने सरप्लस दूसरी जगहों से भी जनरेट करने के लिए उसने किया है। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, एक ही का उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो आपको ध्यान होगा कि 1990, 2000 के बाद से आपको यदि याद कीजिए तो जितनी फिल्में आई होंगी बॉलीवुड की, तो उन फिल्मों में हमेशा एक दृश्य जरूर रहता है जहाँ पे हीरो हीरोइन या सारे लोग वो विदेश घूमने जाते हैं, और घूमने के दौरान कुछ इंसिडेंट्स घटता है, यानी कहानी का एक पार्ट होता है घूमना, और घर के बाहर रेस्तरां में खाना खाना। तो इसको बहुत प्रचार करके फिल्मों के माध्यम से एक कल्चरल हैबिट बनाई गई है, विशेषकर मिडिल क्लास में, उभरते हुए मिडिल क्लास में, ताकि वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म पे और घर से बाहर जाके रेस्तरां में खाना खाना, और आर्ट गैलरी घूमना, और फिल्म फेस्टिवल में जाना, और मैच देखने जाना स्टेडियम में, ये हैबिट बने उसकी, ताकि वो यहाँ पैसे इन्वेस्ट करे। और आज ये स्थिति है कि कोविड-19 के पहले का जो आंकड़ा है, तो जो वर्ल्ड टूरिज्म इंडस्ट्री है वो लगभग 7 से 8
ट्रिलियन डॉलर की है, 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर की है। मतलब भारत की इकॉनमी जो है वो 2.5 ट्रिलियन या 2.7 अलग अलग आंकड़े हैं कि वो है। तो भारत की पूरी जीडीपी का तिगुना वो ट्रेवल इंडस्ट्री है। ये हैबिट बेस्ड है, जहाँ पे आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करते हैं, बल्कि एक तरीके से इसको समझने के लिए बोला जाए, आप अपने एक्सपीरियंस को कंज्यूम करते हैं। और शायद हिस्ट्री में पहली बार एक्सपीरियंस को कंज्यूम करने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, या उसको भी मोनेटाइज कर दिया गया है, उसको भी मनी रिलेशन में बांध दिया गया है। नहीं तो इससे पहले जो है कम से कम अपने एक्सपीरियंस को कंज्यूम करना बहुत निहायत निजी मामला होता था। ये हमारे और प्रकृति के बीच जो है वो का रिश्ता है, ये हमारे और सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का रिश्ता है कि हम उस एक्सपीरियंस को कंज्यूम करते हैं और उससे अपने आप को इनलाइटन करते हैं या एंजॉय करते हैं। लेकिन अब आप और सूर्योदय के बीच में एक ट्रेवल इंडस्ट्री आ गई है। बिना उस ट्रेवल इंडस्ट्री के आप अपने इस खूबसूरत एक्सपीरियंस को कंज्यूम नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। ये हैबिट बेस्ड इंडस्ट्री है। और ये मैं अभी इसको यहाँ से जोड़ सकता हूँ कि ये मैं इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ कि कोविड-19 के बाद ये हैबिट बदल जाएगी और आसानी से कोई बाहर रेस्तरां में खाना खाना या इस तरह से घूमना, इस तरह से ट्रेवल करना, आर्ट गैलरी देखना, ये इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये हैबिट बेस्ड इंडस्ट्री है। मतलब ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है कि कल को लॉकडाउन खुलेगा तो आप तुरंत मार्केट जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे और फिर वो उसी लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पे लॉकडाउन के पहले का था। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी उसी लेवल पे जल्दी नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पे अब हैबिट बदल गई है। और ये इंडस्ट्री जो है वो 8 ट्रिलियन डॉलर की मैंने बताया, लेकिन अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन लगभग इसमें दुनिया की जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 6 से 7% लगा हुआ है। आप यहाँ इंडिया में ही देखिए, बाहर मत जाइए, इंडिया में देखिए पूरा पहाड़ का जो रोजगार है वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे है, तो वो पूरा बर्बाद हो जाने वाला है लॉकडाउन के बाद। वहाँ रिवाइवल नहीं आने वाला लंबे समय तक। तो मैं इसको जोड़ने के लिए आज की परिस्थिति से ये बता रहा हूँ कि इसको भी जिस तरीके से एक अल्टरनेट इकॉनमी के रूप में डेवलप किया गया है, उसका अब जो है जो खोखलापन है वो अब हमको समझ में आ रहा है। एक तीसरी चीज़ है जिसको करके मैं फिर इंडिया पे आता हूँ, ये है कि 1970-80 के बाद से मैं जो ये पूरी इकॉनमी है ये इसको हम बोलते हैं वित्तीयकरण, जिसको बोलते हैं कि फाइनेंशियलाइजेशन। तो ये जो वित्तीयकरण हुआ है इसके कारण से प्रोडक्शन से चीज़ें हट के और वो जिसको मतलब सरल शब्दों में समझना होगी तो पैसे से पैसा कमाने की जो हैबिट है, पैसे से पैसा कमाने का जो मेथड है वो इकोनॉमी पे हावी हो गई है। और आपको आश्चर्य होगा ये बात सुन के कि एप्पल कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट है, जो एप्पल कंपनी जो मुनाफा कमाती है उसका बड़ा हिस्सा वो फ़ोन से नहीं आता है, उसका बड़ा हिस्सा आता है फाइनेंस से। फाइनेंस का मतलब जो हेज फंड खेलती है, जो शेयर मार्केट खेलती है, जो इन्वेस्टमेंट करती है एप्पल कंपनी, उससे बड़ा हिस्सा आता है। लेकिन दुनिया को लगता है कि वो फ़ोन बना के वो ऐसा कमा रही है। और अब आप देखेंगे कि आप भारत में भी आप बजाज का कोई गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको पैसे नहीं होंगे तो तुरंत आपको ऑफर करेगा कि बजाज फाइनेंस आपको फाइनेंस कर देगा। तो यहाँ भी वही स्थिति है कि बजाज कंपनी बजाज बेचकर जितना मुनाफा कमाती है उससे ज़्यादा मुनाफा बजाज फाइनेंस से कमा रही है। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन से पैसा खींचा जा रहा है और वो फाइनेंस के अंदर जा रहा है। तो फाइनेंस के अंदर जा रहा है तो उससे हो क्या रहा है कि अमीर तो और अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्योंकि गरीब को रोजगार तब मिलेगा जब प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन में पैसा जा नहीं रहा है क्योंकि प्रोडक्शन में मुनाफा देर से आता है। और प्रोडक्शन में जाएगा तो पहले वहाँ प्रोडक्शन होगा, फिर वो मार्केट में जाएगा, मार्केट में वो रियलाइजेशन होगा उसका, फिर वहाँ से पैसा वापस आएगा तो फिर वो बैंक में जाएगा, तब आ जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इससे अच्छा है कि आप जो है शेयर मार्केट में लगाइए पैसा और आपको सेकंडों के अंदर आपका मुनाफा होगा, जिसको शेयर बायबैक बोलते हैं। कि आपको शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुँचाना है तो आपकी कंपनी के 10 शेयर होल्डर हैं और सबके पास जो है 100 रुपए के शेयर हैं, और कंपनी ने अचानक से जो है 25 शेयर वापस खरीद लिया, उसी 100 रुपए के शेयर के दाम जो है 150 रुपये हो गए। अब विद इन सेकेंड आपका 50 रुपये बढ़ गया। और वो 50 रुपये बढ़ाने के लिए यदि आप प्रोडक्शन के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं
तो आप फैक्ट्री लगाएंगे, मजदूरों को उसमें लेंगे, मजदूरों का अनरेस्ट झेलेंगे, उनके हड़ताल का सामना करना पड़ेगा, तमाम सारे झंझट हैं, और साल भर बाद प्रॉफिट होगा। तो ये जो पूरी ये जो फाइनेंशियलाइजेशन है, ये जो वित्तीयकरण है, ये इसने आम जनता या आम मजदूर की स्थिति को बहुत खराब कर दिया है पहले से ही, जिसके कारण से प्रोडक्शन पे के बाहर मजदूरों की लाइन और बढ़ गई है, क्योंकि उनके पास जगह कम है रोजगार के। तो जगह कम होने के रोजगार के नाते बेरोजगारों की संख्या और बढ़ गई, और बढ़ने से क्या हो गया कि उनका जो वेतन है वो और डिप्रेस हो जा रहा है, और कम हो जा रहा है, जिसको हम लिविंग वेज बोलते हैं। और मुझे लगता है वो लिविंग वेज भी नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग इंडस्ट्री में देखेंगे तो जो लोग सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो जहाज तोड़ने वाला इंडस्ट्री है बॉम्बे के तट वगैरह पे, उस पर काम करते हैं, तो उन लोग की औसत आयु 34 साल है। इस तरह की जो भी इस तरह की इंडस्ट्रीज है, 34 साल है उनकी औसत आयु। इसका मतलब उनको लिविंग वेज भी नहीं मिल रहा है, यानी उनको इतना पैसा भी नहीं मिल रहा है कि अपने जैसा दूसरा मजदूर पैदा कर सके या दूसरे दिन गेट पे आ सकें। वो साल 2 साल तक मजदूरी करते हैं, और उसके बाद उनको टीबी हो जाती है, और उनको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, सिलिकोसिस बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और वो नौकरी से बाहर हो जाते हैं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर दूसरे मजदूर को वहां रख लेते हैं। तो अच्छा, तीसरी बात देखिए क्या है, जिसका भी आज के कोविड-19 के से रिलेशन है, कि चूंकि चाइना ने बाजी मार ली इसमें, तो इसलिए दुनिया का सारा जो उद्योग है वो चाइना में केंद्रित हो गया, मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज का। और चाइना से जो छुटपुट निकला, कि मतलब जैसे फॉक्सकॉन जो है एप्पल को असेंबल कर रही है चाइना में, तो वो कीबोर्ड जो है भारत में बनवा ले रही है, या स्क्रीन जो है वियतनाम बनवा रही है। इतना छोटे मोटे काम जो निकले हैं वो भारत, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों में गए हैं। बाकी मेन काम जो है वो चाइना में हुआ है। उसका कारण ये, उसका परिणाम देखिए क्या हुआ है, कि आज जब दुनिया को वेंटिलेटर की जरूरत है, तो आज उसको चाइना की तरफ ही देखना पड़ रहा है। और ट्रंप के जो नाराज होने का कारण है, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण, बड़ा कारण ये भी है कि क्या करें, वेंटिलेटर चाइना से ही आना है, क्योंकि आपने सारा प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट कर दिया है। भारत में जितनी भी चाहे जितनी गालियां चाइना को दें, लेकिन यहाँ पे अभी 15-20 दिन पहले जो जहाज चेन्नई के पास उतरा है, तो उसको मीडिया में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि उससे सरकार की बदनामी होती। लेकिन चाइना में जो उतरा है, चेन्नई में जो शिप आया है, उसमें ग्लव्स और जो ये किट है, मास्क हैं और ये सारी चीज़ें हैं, वो चाइना से बन के ही आई हैं। उसके बाद जो है सरकार ने ऐलान किया कि हमारे पास अब पर्याप्त ग्लव्स हो गए हैं, पर्याप्त मास्क हो गए हैं, और पर्याप्त बूट हो गए हैं, और ये सब चाइना से आ रहे हैं। तो ट्रंप करें क्या? रातों रात तो बनवा नहीं सकते ना, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस तरह की मशीनें, उस तरह का ढांचा, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पिछले 25-30 सालों में सब पूरा डिस्ट्रॉय करके, वहाँ जो डेट्रॉयट सिटी है अमेरिका का, उसमें पूरा बर्बाद करके सब चाइना शिफ्ट कर दिया है। तो अब वेंटिलेटर भी चाइना से आ रहा है, मास्क भी चाइना से आ रहा है, ग्लव्स भी चाइना से आ रहे हैं, पूरे देश को वहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो ये एक खास तरह की इकॉनमी है, जो एक तरीके से हम बोले कि बहुत ब्रेकिंग पॉइंट पे पहले से ही थी। और हम कोरोना तो बड़ी महामारी है, मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पे थी कि खाली छींकने से ही ये पूरा धराशायी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ना कि बारूद पे बैठी हुई दुनिया है, वो एक चिंगारी लगने से ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती। वैसे ही पूरा ये इकोनॉमिक मॉडल था पिछले 25-30 साल का, जो वास्तव में इतने ब्रेकिंग पॉइंट पे था कि यदि कोरोना नहीं आया होता तो भी इसको डिस्ट्रॉय होना ही था। थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ गई कोरोना आने से। और अभी देखिए कि जब कोरोना जाएगा या जब लॉकडाउन खत्म होगा, टूटेगा, जब सो कॉल्ड नॉर्मल स्थिति आएगी, तो जिस तरीके से पूरी इकॉनमी को सजाया गया था, उसके दोबारा से सजने में लंबा टाइम लगेगा। क्योंकि यदि हम मान लीजिए हम एक फ़ोन अपने घर में बनाने में इंडिपेंडेंट है, मतलब हम सारा सामान हमारे घर में ही है और हम सारा, तो हम किसी भी दिन शुरू कर देंगे उसको। हमको यदि कपड़ा बनाना है, हमारे पास कपड़ा भी है, मशीन भी है, धागा भी है, सब कुछ है। तो लॉकडाउन खत्म हुआ या हमको अनुमति मिली, हमने तुरंत अपना सिलना कपड़ा शुरू कर दिया। लेकिन अभी ऐसा ढांचा हमने बना लिया है कि कपड़ा कहीं से आ रहा है, धागा कहीं से आ रहा है, मशीन कहीं से आ रही है, सुई कहीं से आ रही है। तो फिर वो लोग कहाँ हैं, किस कंडीशन में है इस समय। और इसमें बहुत सारी ये जो स्मॉल, मीडियम, माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, ये इसमें बहुत सारी
चीज़ें जुड़ी हुई थी, वो स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ की स्थिति आप जान रहे हैं। कोई गांव से जुड़ा है, किसी ने कंपनी बंद करके कहीं चला गया है, मजदूर गांव लौट गए हैं। ये पूरा जो केओस है वो दोबारा से इस डेलिकेट बैलेंस को लाने में, इसको सजाने में बहुत टाइम लगने वाला है। और उससे पहले क्या होगा मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये जिस तरीके से इस इकॉनमी को सजाया गया था, और वो सजाया किस लिए गया था, सिर्फ इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस बटोरना है। और इसके साथ एक दूसरी चीज़ और जोड़ दूँ कि श्रम की इसी लूट के कारण जो मजदूरों का या आम जनता का जो स्वास्थ्य था वो पहले ही धराशायी हो चुका था। और मतलब इस पे बहुत आंकड़े हैं, आप भी देख सकते हैं कि मतलब यही न्यू लिबरलिज्म और यही ग्लोबलाइजेशन, जिसको तमाम अच्छे नामों से बुलाया जाता है, उसी दौरान लगभग जब हम लोग बात कर रहे हैं इस समय, तो लगभग 1 घंटे का हम लोग का दिया होगा। 1 घंटे में कम से कम नहीं तो 12-13 मजदूर आत्महत्या कर चुके होंगे, जो पर डे जो है इस समय 60 मजदूरों का आंकड़ा है आत्महत्या कर रहे हैं। लगभग जो है 13,000 मजदूर पर डे मर रहे हैं। 5 लाख टीबी के मरीज हर साल मरते हैं। लगभग 2 लाख 2.5 लाख मलेरिया हैजा से यहाँ पे लोगों की जान जाती हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं मरती हैं। आप पूरी दुनिया का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो आपको कोरोना तो कहीं नज़र ही नहीं आएगा, जिस तरह की स्थिति पिछले 15-20 सालों में बनी है। और एक मैं ये भी बता दूं आपको कि मतलब चूँकि ये बातें इसलिए आप लोग बाद में भी इससे टकराएंगे, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि जैसे जो झूठ होता है ना, सबसे बड़ा झूठ सफ़ेद झूठ बोला जाता है। सबसे बड़ा झूठ सफ़ेद झूठ नहीं होता है, सबसे बड़ा झूठ होता है आंकड़ों का झूठ। और दुनिया की सरकारें और विशेषकर भारत सरकार इसमें माहिर है। और इस आंकड़ों के झूठ को बोला जाता है क्रिएटिव अकाउंटिंग। हर चीज़ का मतलब बढ़िया नाम है। ये एक ही चीज़ में सारा महारत हासिल है कि हर बुरे काम को बहुत अच्छे नाम से करता है। तो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग है, ये आपको सच्चाई सामने नहीं लाने देती है। सच्चाई तभी सामने आती है जब सड़क पर मजदूर आ जाते हैं। तो अब तो कोई भी क्रिएटिव अकाउंटिंग काम नहीं करेगी। आप कितना भी बोलें कि मजदूरों की स्थिति बहुत अच्छी है और ये है वो है, अब वो काम नहीं करेगी क्योंकि वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गई है। लेकिन जब ये स्थिति नहीं थी तो वो क्रिएटिव अकाउंटिंग से बहुत सारा काम चला लेते थे। जैसे पूरी दुनिया में बोला जा रहा है कि पूरे ग्लोबलाइजेशन के दौरान जो है भूख से हमने इतने लोगों को निकाला है, भूखमरी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कम हुई है। और आप यदि जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो लैंसेट मैगजीन आती है, आप उनके मापदंड के आधार पे जाइए, यदि गवर्नमेंट के आंकड़ों को छोड़िए और कैलोरी के आधार पे देखिए कि 2200 कैलोरी हर आदमी को चाहिए, स्वस्थ आदमी को। उसके आधार पे यदि आप देखेंगे तो पिछले 30 सालों में, आज से 30 साल पहले गरीबी रेखा से रहने वालों की संख्या यदि 58% थी, तो आज वह 67% हो गई है। और आप पूरी दुनिया का आंकड़ा देखिए कैलोरी के आधार पे, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए आप, जो और क्रिएटिव अकाउंटिंग उसको छोड़ दीजिए, कैलोरी के आधार पर देखिए तो पूरी दुनिया में गरीबी में जाने वालों की संख्या बढ़ी है। और इसका सीधा असर उनके हेल्थ पे पड़ा है। तो जो कोरोना के बारे में कहा जा रहा है, कोरोना उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है। तो इम्यूनिटी पावर कम किसने किया है? इम्यूनिटी पावर को कम इसी कैपिटलिज्म ने किया है, जिसकी हम अभी पिछले 15-20 मिनट से जो हम चर्चा कर रहे हैं उसी ने कम किया है। तो ये पूरी एक तरह से एक विश्व की परिस्थिति थी। किस परिस्थिति, ये कोविड के पहले की क्या स्थिति थी। अब हम लोग थोड़ा जो है, कितना टाइम हो गया, हाँ, अब हम लोग थोड़ा जो है यदि इंडिया पे आ जाए। अब जो हमने वर्ल्ड सिचुएशन की बात कही है, लगभग उसी से जुड़ा हुआ इंडिया भी है, तो इसलिए इंडिया के बारे में भी इसी संदर्भ में हम सोच सकते हैं इस चीज़ को। भारत की स्थिति तो खैर बहुत पहले से खराब थी, और उसी गरीबी से, उसी चीज़ों से निपटने के लिए यहाँ पे हरित क्रांति शुरू हुई और तमाम सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति और पीली क्रांति और कौन सी क्रांति, कितनी सारी क्रांतियों की झड़ी लग गई। और वो अचानक से एक्सपोज हो गया कि सारी क्रांतियों का क्या हश्र हुआ जब सड़क पे इतने सारे लोग हैं। अभी की यदि हम बात करें तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं, अजिम प्रेम जी के आंकड़े आ रहे हैं, लगातार आप देख ही रहे होंगे। तो बेरोजगारी की दर जो 15 मार्च को 6.7% थी,
वो अचानक से 10 मई को 24% हो गई बेरोजगारी की दर। और अजीम प्रेम जी का जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा है वो बता रहा है कि शहरों में 10 में से 8 लोग काम से हाथ धो चुके हैं और गांव में 10 में से 6 लोग काम से हाथ धो चुके हैं। और 67% हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड मतलब एक हाउस होल्ड में 5-6 लोगों की हम कल्पना कर सकते हैं, 67% हाउस होल्ड के पास अगले महीने का राशन नहीं होगा। मतलब ये कौन सा कैपिटलिज्म हमने खड़ा किया कि फैक्ट्री बंद हुई और आपके पास उसके बाद अगले दिन खाने के लिए पैसे ही नहीं है, और लॉकडाउन हुआ, महीने भर हुआ, और आप जो है मजदूरों को अपने घर से और अपने वहाँ से निकल के जाना पड़ रहा है। कि मतलब ये कौन सा मॉडल है, ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है जो कि 0% सेविंग पे अपने मजदूरों को रखता है, कि मजदूर एक दिन भी सर्वाइव नहीं रख सकते हैं। और सरकारें किस तरीके से डिसकनेक्ट हो गई हैं, किस तरीके से जनता से डिसकनेक्ट है, मतलब इसके बारे में तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इस पर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि भारत का जो बफर स्टॉक है 77 मिलियन टन अनाज पड़ा हुआ है, और जब निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है तो 5 किलो दाल और 1 किलो चना और इस तरह का, मतलब जैसे भीख देते हैं उस तरीके का अनाउंसमेंट हुआ है। और जो मैं अभी बात कर रहा था कि आंकड़ों की बाजी करी या क्रिएटिव आंकड़े, वो पूरा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो पूरा क्रिएटिव अकाउंटिंग है, पूरी क्रिएटिव अकाउंटिंग है। 8 लाख करोड़ पहले बजट में प्रावधान है, उसको भी इसके साथ जोड़ दिया, और तमाम सारी चीज़ों को यहाँ से पैसा लेके यहाँ से पैसा लेके यहाँ। एक चीज़ मुझे और इसके साथ जोड़नी है, जो वर्ड सिचुएशन मैं बोलने से रह गया था, थोड़ा सा मैंने संकेत किया था, मैं थोड़ा इसको और वहाँ पे क्लियर करता हूँ। कि मैंने बोला था कि अमेरिका को सिर्फ डॉलर छापना होता है। दरअसल दुनिया की सभी सरकारें इस समय जब भी उनको पैसों की जरूरत पड़ती है वो पैसा छाप देती हैं। और अभी सीतारमण ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो किसी पत्रकार ने पूछा कि ये पैसा आएगा कहाँ से, तो सीतारमण ने बोला कि हम बारो करेंगे, उधार लेंगे। तो आप किससे उधार लेंगे? आप आरबीआई से उधार लेंगे। आरबीआई किससे उधार लेगा? आरबीआई नोट छापेगा, नोट छाप के और आपको बॉन्ड के रूप में वापस करेगा। दुनिया की सभी सरकारें ये करती हैं। और मैंने अपने जो कोविड वाला आर्टिकल मैंने लिखा था उसमें मैंने आंकड़ा भी दिया था कि इस समय इसी हैबिट के कारण से, ये भी 1970 के बाद की हैबिट है, इसी हैबिट के कारण से इस समय दुनिया में टोटल, चूंकि बहुत बड़ी दुनिया है और इतना एक्यूरेट आंकड़ा निकालना संभव नहीं है, लेकिन अलग अलग आंकड़ा है, लेकिन जो सबसे सटीक आंकड़ा डेविड हार्वे ने दिया है, 270 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है इस समय। उसमें प्राइवेट कर्जा है, कॉर्पोरेट कर्जा है, सरकारों का कर्जा है, सब मिला के 270 ट्रिलियन डॉलर। और जो वर्ल्ड इकॉनमी है, वर्ल्ड इकॉनमी पूरे दुनिया की इकॉनमी को जोड़ लिया जाए, 21 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का, 13 ट्रिलियन डॉलर चाइना का, 2.5 ट्रिलियन डॉलर भारत का, सब मिला के 90 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। यानी आप 100 रुपये की कमाई कर रहे हैं और आपके 90 रुपये की कमाई कर रहे हैं और 270 रुपये आपके ऊपर कर्जा है। ये कर्जा वास्तव में जनता पे कर्जा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डेट पीनेज बोलते हैं। डेट पीनेज का मतलब कर्ज की गुलामी है। इस बात को समझने की जरूरत है। और 1970 के बाद से जो टेंडेंसी शुरू हुई है, इसने मजदूरों की, आम आदमी की स्थिति बहुत खराब की है। क्योंकि जब सरकार कर्जा लेती है तो वो चुकाता कौन है? सरकार कर्जा लेती है, यानी बजट डेफिसिट होता है। बजट डेफिसिट बढ़ता है, बजट डेफिसिट बढ़ेगा तो फिर उस बजट डेफिसिट को पाटना पड़ेगा। हर बजट में कसम खाई जाती है कि इस बार हम बजट घाटे को बढ़ने नहीं देंगे, इस बार हम 3.5 रखेंगे, इस बार हम 3 रखेंगे, इस बार हम 2 रखेंगे। और दुनिया की जो सरकारें हैं वो दबाव डालती हैं कि बजट घाटे को कम किया जाए। एक तरफ तुम पैसा छापने के लिए भी बोलते हो, जब उनको जरूरत हुई तब पैसा उन्होंने छाप दिया। दूसरा, बजट घाटा कम करने की बात भी करते हो। तो बजट घाटा कम कैसे करेंगे? 2 ही तरीका है। या तो आप अमीरों पे टैक्स कीजिए, टैक्स लगाइए, और अमीरों पे टैक्स लगाइए और अमीरों से पैसा लेके बजट घाटा को कम कीजिए। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन माना जाता है। लेकिन दुनिया की कोई सरकार ये नहीं करती है। ये एक ही बार हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के समय में, जब रूजवेल्ट थे तो उन्होंने ही अपने समय के जो पूंजीपति थे, आपको आश्चर्य होगा कि लगे हाथ में आपको फैक्ट बता देता हूँ कि आपको आश्चर्य होगा, रूजवेल्ट ने अपने पूंजीपतियों के आय पे एक सर्टेन स्लैब बनाया उन्होंने $25,000 का। $25,000 के ऊपर आप कुछ भी कमाएंगे तो वो सारा पैसा आपको सरकार को देना होगा। तो वहाँ की कांग्रेस बहुत डिबेट हुई कि तो 100% टैक्स हो गया, और 100% टैक्स कैसे हो, वो संभव ये है। तो बाद में 94% पे आके सहमत बनी।
यानी उस समय रूजवेल्ट ने 94% इनकम टैक्स लगाया था अमीरों पे, तब जाके अमेरिका को वो सोशलिज्म से बचा पाए थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सोशलिज्म का खतरा था, मजदूर आंदोलन वहाँ का बहुत स्ट्रांग था। रसिया में जो सोशलिज्म था वो मार्च कर रहा था लगातार, पूरी दुनिया आशा की निगाहों से देख रही थी। इस मायने में जो रूजवेल्ट था वो काफ़ी समझदार आदमी था। वो जानता था कि यदि हम पूंजीपतियों पे टैक्स नहीं लगाएंगे और ये जो बजट घाटा है ये मजदूरों से टैक्स लगा के पूरा करेंगे तो रिवोल्ट हो जाएगा और यहाँ सोशलिज्म आ जाएगा। यानी वो दूर देखने वाला पूंजीवादी विचारक था। तो एक ही समय ऐसा हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे सोशलिज्म का खतरा कम हुआ वैसे वैसे पूंजीपति बिंदास हो गए। और मतलब इसको आप ड्रामेटाइज करें इसको तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि रूजवेल्ट ने सीधे से पूंजीपतियों से बोला कि तुम अपना 94% टैक्स हमको देते हो कि नहीं दोगे तो ये मजदूर आ रहे हैं पीछे पीछे और तुम्हारी सारी फैक्ट्री पे कब्जा कर लेंगे। और वही आप आंदोलन याद कीजिए, विनोबा भावे का आंदोलन, जो भूदान आंदोलन था, वो भूदान आंदोलन का बैकग्राउंड पे नक्सलवाड़ी आंदोलन था कि विनोबा भावे जाके सामंतों से बोलते थे कि भैया जो थोड़ी परती तुम्हारी जमीन है, थोड़ी ऊसर जमीन है, वो हमको दान में दे दो, वरना ये नक्सली आ रहे हैं और तुम्हारा सारी जमीन ले जाएंगे, तुम्हारा गला भी काट के ले जाएंगे। उस बैकग्राउंड में भूदान आंदोलन हुआ था। तो उस बैकग्राउंड में वहां पे रूजवेल्ट ने अमीरों पे 100% टैक्स लगाया था, प्रैक्टिकली 94% टैक्स लगाया था। आज दुनिया की कोई गवर्नमेंट वो साहस भी नहीं कर सकती है उतना पूंजीवादी अर्थों में उतना दूरदृष्टि प्राइवेटाइज करके कि वो हेल्थ को प्राइवेटाइज कर दो, एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दो, जनता पे और टैक्स लगा दो, मतलब वो इनडायरेक्ट भी कनेक्ट। हाँ, वो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप साबुन खरीदने जाते हैं, ब्यूटी खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, आप उस पर टैक्स देते हैं, आपको पता नहीं चलता आप कितने सारे टैक्स दे रहे हैं। फिर जीएसटी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सारा कुछ आ गया। तो बजट घाटा कम करने के लिए, मतलब हम सीधे सीधे उदाहरण दें तो भारत में इस समय, हाँ ये भी एक मजेदार आंकड़ा है कि 91 में जब ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी शुरू हुई थी तो भारत में $0 बिलियनियर थे, मतलब डॉलर में खरबपति वो जीरो थे। 2009 में डॉलर बिलियनियर की संख्या हुई 57 और आज आपको पता है डॉलर बिलियनियर कितने हैं भारत में? 121। और 121 जो पूंजीपति उसमें ये सब है, अंबानी, अदानी और जितने आप नाम जानते हैं वो सब लोग मिलके हैं। उनकी जो टोटल वेल्थ है वो भारत की जीडीपी का 1/4 है, एकदम एक्यूरेट बोले तो 23% के आसपास है। और भारत ने जो पैकेज दिया है वो जीडीपी का 10% बोला जा रहा है और उसको उधार लेके, कि हम उससे उधार ले रहे हैं। उधार लेने का मतलब क्या हो गया कि हमें भविष्य में हमारे सरप्लस पे, हमारा जो सरप्लस है, जो मजदूरों का सरप्लस है, उस पर भी कब्जेदारी हो गई, उस पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया। तो इसका बहुत सिंपल सा है कि यदि आप वास्तव में जनता की मदद करना चाहते हैं, प्रो पीपुल हैं, तो जीडीपी का 23% वो इन पूंजीपतियों के पास है, इनसे आप ले लीजिए, इनसे आप ले लीजिए, सारी समस्या हल हो जाएगी। आपको किसी पे न नोट छापने की जरूरत पड़ेगी, न कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी और जनता को जो चाहिए सब मिल जाएगा। लेकिन उनको छूने का किसी को वो नहीं है। और पिछले 30 सालों में आप देखेंगे तो पूंजीपतियों पे जो टैक्स है वो लगातार कम होता गया है। और इसी बजट में आप देखेंगे, आपने ध्यान दिया होगा, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, उन्होंने 4 या 5% इनकम टैक्स घटा दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स भी घटाया है, इनकम टैक्स भी घटाया है बड़े पूंजीपतियों पे। तो ये ऐसी व्यवस्था है जहां पे जिसपे हम खड़े हैं, जहां पे हम खड़े हैं। जिस समय ये कोरोना आया है तो हम यहाँ पे खड़े थे कि वो कोरोना तो बहुत बड़ी बीमारी है, जो मैं पहले बोला था कि वो किसी सिंपल से उस पर ये पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाता। और मतलब हम क्या बोले, मैं जब ये हाईवे पे मजदूरों को देख रहा था टीवी पे, और अपने दोस्त लोग जो लगातार मजदूरों के बीच काम कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनके बीच वो कर रहे हैं, देवरिया वगैरह में अपने दोस्त लोग, तो मुझे बचपन में हमारे पाठ्य पुस्तक में शेरशाह सूरी के बारे में इतिहास की किताब में, बचपन में ही, अब याद नहीं आ रहा किस कक्षा में, तो उसमें शेरशाह सूरी ने ग्रैंड टैंक रोड बनवाई थी, उसके बारे में विवरण मुझे ध्यान आता है, तब से मेरे दिमाग में है। तो उसमें शेरशाह सूरी की तारीफ करते हुए बताया गया था कि उसने एक ग्रैंड टैंक रोड बनाई यहाँ से कलकत्ता तक और लाहौर तक, और उसने जो है इतने दूरी पे, इतने किलोमीटर पे सराय बनवाया और वहाँ पानी पीने की व्यवस्था की, और जो है वृक्ष लगवाए ताकि जो राहगीर है उसमें आराम कर सकें।
तो मुझे वो विजुअल से आज का जो विजुअल है उसके साथ मैं तुलना कर रहा था, तो मुझे लग रहा था बाप रे बाप, मतलब 1000 साल पहले का जो शासक था उसको तो हम किसी भी तरीके से हम जन पक्षधर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो जनता के साथ इतना कनेक्टेड था कि वो जब हाईवे बना रहा था तो उसको सराय की भी याद थी, उसको बड़े बड़े वृक्षों की भी याद थी कि जो लोग चलेंगे वहाँ पे वो वहाँ के सुस्ताएंगे। और आज जो हम हाईवे बना रहे हैं, मतलब वो तो मतलब इतना स्वार्थी हाईवे, तो मतलब वो उसका एहसास मुझे आज हो रहा है। और पेड़ के नाम पे वो छोटे छोटे बौने पेड़ जो है दो डिवाइडर बनाते हैं, उस पर वो लगा देते हैं खाली दिखाने के लिए। तो जैसे इन शासक वर्गों का बौना कद है वैसे वो बौने बौने पेड़ लगा देते हैं, और लंबी लंबी दूरी तक ना कोई पेड़ है, ना कोई सराय है, ना कोई, और जहाँ बड़े बड़े ढाबे बने हैं वो बड़े लोगों के लिए है, जहाँ पे कारें रुकती हैं, आम आदमी रुक नहीं सकता है वहाँ पे। तो मतलब तो शेरशाह सूरी ज़्यादा कनेक्टेड था आज के शासक वर्गों से। और वो जो मजदूर सड़क पे चले जा रहे हैं चिलचिलाती धूप में, ना उनको कोई सराय है, ना कोई पानी पीने का है, ना कुछ है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, तो मतलब भयावह है ये इस चीज़ को देखना। तो वो तो चूँकि एक बिंब दिमाग में था इसलिए मैंने उसको आपसे शेयर कर लिया। तो मित्रों, ये एक तरह का भारत का और दुनिया का चित्र था। मतलब भारत के बारे में भी टाइम हो गया, इसलिए मैं अब डिटेल ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि भारत की जो स्थिति है वो भी आप अच्छी तरह जान रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इसके जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे हैं, तो मैंने पहले ही संकेत किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा 10 मिनट में 5 मिनट में और एम्फेसिस करके समझें कि जिस फासिज्म की हम बात करते हैं, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, जिस पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो उस पॉलिटिक्स का भी यही कारण है कि पूरी दुनिया में जैसे जैसे समाजवाद डिफीट हुआ है वैसे वैसे जो पूंजी है वो हावी हुई है। 70 के बाद पूंजी लगातार हावी हुई है, और उसका मैनिफेस्टेशन हमको शासक वर्गों की पॉलिटिक्स में दिखता है। और जब तीसरी दुनिया के देशों में मजदूरों की मजदूरी को डिप्रेस करना और किसानों का जो अनाज है वो सस्ते दामों पे बाहर भेजना, तो उसमें जो है फासिस्ट तानाशाही के अलावा और कोई चारा नहीं है। और जब हम फर्स्ट वर्ल्ड में आएंगे, अमेरिका, फ्रांस, जापान वगैरह में आएंगे, तो वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ स्थिति है कि उन्होंने अपना सारा प्रोडक्शन थर्ड वर्ल्ड में भेज दिया है, तो वहाँ के मजदूर बेरोजगार हो गए। वहाँ के मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि हम क्यों बेरोजगार हैं। और मतलब आपको आश्चर्य होगा कि जैसे हमारे यहाँ ये लाइन लगी हुई है राशन की लाइन लगी हुई है राशन लेने के लिए, अमेरिका में भी लाइन लगी हुई है। अभी मैंने देवेंद्र शर्मा के ब्लॉग पे देखा तो 2.5 मील लंबी लाइन लगी थी अमेरिकन की फूड राशन लेने के लिए, फूड कूपन लेने के लिए। फूड कूपन मिलता है, फिर उनको वहाँ राशन मिलता है। तो ये सारे जो लोग थे जो कि बेरोजगार हो चुके थे, आज तो कोविड के कारण बहुत बड़ी मात्रा में हो गया, लगभग 3.5 लाख 27-28 करोड़ जनसंख्या है अमेरिका की, उसमें से 4 करोड़ के आसपास बेरोजगार हो गए हैं। मतलब आप औसत निकालेंगे तो ह्यूज है। मतलब तो वो अपने शासक वर्ग से पूछ रहे हैं कि हमको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। तो शासक वर्ग क्या बोलेगा कि तुमको ब्लैक्स के कारण रोजगार नहीं मिल रहा है, तुमको इमिग्रेंट्स के कारण रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनके कारण रोजगार नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे भी फासिज्म का जो रूप बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है कि वो बेरोजगारी का कारण जो प्रॉफिट के चक्कर में उनकी कंपनियां जो दूसरे देशों में गई हैं उस पर ध्यान न दिया जाए, बल्कि उनको ये बताया जाए कि ये जो बाहर के मजदूर आ रहे हैं इन्होंने तुम्हारे रोजगार को छीना है। तो इसके लिए उन ब्लैक्स को पकड़ना, जेल में बंद करना, उनको मारना, उनके खिलाफ दंगे करवाना, उनको ये करवाना, तो वहाँ पे फासिज्म का ये रूप दिखता है। और यहाँ पे फासिज्म का क्या रूप है कि चूंकि मजदूरों की मजदूरी को कम करना है, उसके लेबर प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, इसलिए एक नया दुश्मन खड़ा करना है मुसलमान के रूप में, और ताकि जो है हिंदू मुसलमान होता रहे और हमारा भी डाइवर्ट ना हो कि हम जो है क्यों इतनी कम मजदूरी पे और इतनी बर्बर मजदूरी पे हम क्यों जीवित हैं, और हम कोई हम सवाल न उठा पाएँ इशू। तो फासिज्म के बहुत सारे रंग रूप हैं, जहाँ भी होता है वो अपने देश की हिस्ट्री से लेता है। नस्लवाद है, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान है, अमेरिका में अफ्रीको अमेरिकन है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोटा मोटी जो इसकी कोविड-19 की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें इसका जो अर्थशास्त्र है और इसका जो राजनीति शास्त्र है, इसका जो बेसिक आधार है
जो इसका बुनियादी आधार है वो यही है। मित्रों, अब मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा एक पॉइंट पे। अब वो चूँकि मेरे मन में वो आ रहा है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। अभी 3-4 दिन पहले जो है वो पेरिस में कबूका करके एक कोई है, उनको अरेस्ट किया गया। तो कबूका पे आरोप है कि उन्होंने जो रवांडा में जेनोसाइड हुआ था उस जेनोसाइड को फाइनेंस किया था। और आप जानते हैं कि वहाँ हुतू और तुत्सी 2 कबीले हैं जिनके बीच ये लड़ाई हुई थी। और हुतू वहाँ बहुसंख्यक हैं, तुत्सी जो है वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे, 94-95 के आसपास की बात है। तो उसमें उन्होंने हुतू की तरफ से भाग लिया था। और हुतू की जो सरकार थी उसको जो जेनोसाइड था उसको फंड किया था। और उसमें एक होटल रवांडा चलता था, रेडियो रवांडा चलता था। तो रेडियो रवांडा जो भी फेसबुक वगैरह पे भी काफ़ी सर्कुलेट हुआ है वो वीडियो, रेडियो रवांडा को भी वो फाइनेंस करते थे। तो उनके ऊपर बहुत सारे केसेस था, तो बहुत छिप के रह रहे थे, दुनिया की सरकारों के साथ उनके रिश्ते थे, तो कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा था। तो जब मैंने वो न्यूज़ सुनी तो उसी न्यूज़ के बहाने वो विजुअल्स आने लगे जो रवांडा में जेनोसाइड के दौरान हुए थे। तो वो विजुअल हूबहू भारतीय जो जनता है जो हाईवे पे गुजर रही है उससे काफ़ी मिलते जुलते थे। ठीक उसी तरीके से जो वहाँ की तुत्सु जो थी वो उसी तरीके से पोटरी बांधे बच्चों को लिए और सड़कों पे चले जा रहे हैं। बस इतना ही है कि वो एक पॉलिटिकल जेनोसाइड था और ये एक इकोनॉमिक जेनोसाइड है, ये आर्थिक नरसंहार है, आर्थिक जनसंहार है। ये वो जा रहा है। और जैसे उन्होंने कबूका ने रेडियो रवांडा को फाइनेंस किया था, वैसे अपने यहाँ उस समय जब ये चल रहा था तो उस समय क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी से उसकी तुलना की जा रही थी। तो हमारे यहाँ भी मतलब हिंदी चैनल की बात करें तो मुझे लगता है एक ही न्यूज़ चैनल है अपने यहाँ, बाकी सब तो रेडियो रवांडा ही हैं। तो मुझे मुझे लग रहा था ऐसे कि क्या अगले 15-20 साल 25 साल में शायद हम लोग भी ऐसे न्यूज़ सुनेंगे क्या कि इस इकोनॉमिक जेनोसाइड के जो कर्ता धर्ता हैं, जो इसके इंजीनियर हैं, वो भी कहीं छुपे होंगे और हम उनको पकड़ेंगे, क्योंकि हम उसी स्थिति में होंगे और हम उनको पकड़ेंगे और उनको हम न्यूरमबर्ग ट्रायल की तरह हम उनको कोर्ट में लाएंगे और बोलेंगे कि ये जेनोसाइड तुमने क्यों किया कोरोना के बहाने। तो मेरी मतलब विश है, लेकिन होप कि ऐसा होगा, क्योंकि मजदूर वर्ग जब जीतता है तो भी कई मिथक तोड़ता है, और जब मजदूर वर्ग हारता है, विदिन कोट हारता है, तो भी कई मिथक तोड़ता है। और इस तथाकथित हार में भी मजदूर ने बहुत सारे मिथक तोड़े हैं, और जाहिर है वो जाया नहीं जाएंगे। एक मिथक ही अपने देश का ही मिथक था, मतलब जिस राष्ट्र की हम बात करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो उस मजदूर ने तोड़ दिया उस मिथक को। मतलब हम पिछले 200 सालों की मजदूरों की हिस्ट्री को थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। मतलब मैंने कहीं नहीं देखा कि कभी मजदूरों की ये मांग रही हो कि हमको घर पहुंचा दो। ये जो हाईवे पे मांग कर रहे हैं सरकार के सामने हाथ जोड़ के, 200 सालों की वर्ल्ड हिस्ट्री में मजदूरों की राष्ट्र के नाम जनमत संग्रह की जनमत वोट के राइट के लिए लड़े हैं, चार्टिस्ट आंदोलन में 8 घंटे के लिए लड़े हैं, और सारे बहुत ह्यूमन राइट्स के लिए लड़े हैं। लेकिन मुझे कहीं भी किसी को कहीं कोई दिख जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि घर जाने के लिए उनकी कोई ऐसी डिमांड हो सरकार के सामने। तो क्या राष्ट्र हमने बनाया है जहाँ पे उनका एक छोटा सा गांव ही उनका देश है, और वो उस देश जाने के लिए व्याकुल है। और जो स्टेट की सीमाएं हैं वो सरहद हैं। मतलब हम मजदूरों के साथ चोर डाकुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मतलब सरकार कर रही है, और उनको और सरहद पे वो तो पाकिस्तानियों की तरह उनको व्यवहार कर रहे हैं कि मतलब ये सरहद हो गई है, आप अब इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो कौन सा राष्ट्र हमने बनाया है जहाँ पे जैसे ही वो मजदूरी खत्म हुई और वो एक दिन भी नहीं रह सकते, और वो अपने छोटे छोटे राष्ट्र में वो जा रहे हैं। तो बहुत सारे मिथक इसने तोड़े हैं। भारत में जो पूंजीवादी विकास का ढिढोरा पीटा जाता था और बहुत सारे लोग जो है भारत के पूंजीवादी विकास के गौरवगान करते थे, उसने इस मिथक को चकनाचूर कर दिया है। अब मुझे लगता है कोई भी रैशनल आदमी अब ये बात नहीं करेगा कि भारत में भी पूंजीवाद है। और ये पूंजीवाद होता, अभी कल किसी फेसबुक पे किसी फिल्म की चर्चा हो रही थी,
द ग्रेप्स ऑफ रात। तो ग्रेप्स ऑफ रात जो है वो अमेरिकन फिल्म है, बहुत शानदार फिल्म है, वो हिंदी में डब भी हो गई है और वो किसी फेसबुक पेज पे आने वाली भी है। उस फिल्म में भी दिखाया है कि माइग्रेशन क्या होता है, यानी वो घर से जब उजड़ते हैं तो उजड़ने के बाद वो फिर दोबारा वो उनका घर नहीं रहता है। और लेनिन ने भी अपने किताब में बोला है, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म रसिया में बोला है कि मजदूर जब दोबारा घर आता है तो एज ए टूरिस्ट आता है, ये होता है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। लेकिन हमने पिछले 30 सालों में 50 सालों में मजदूर की पीढ़ियां जो है बॉम्बे में और दिल्ली में काम कर रही है और उसको अपना देश ही नहीं समझ पाई। वो जब उनको कष्ट हुआ, जब उनको हुआ तो अपने छोटे से देश और वो छोटे से गांव में लौट रही है। तो उसने पूंजीवाद के मिथक को भी ध्वस्त कर दिया है, कोई पूंजीवाद नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो लॉकडाउन पिछले 20 साल से था, उसको जो हम लोग मेन स्ट्रीम के सो कॉल्ड लोग हैं, हिंदी बेल्ट के लोग हैं, वो एहसास नहीं कर पा रहे थे कि किस कंडीशन में जम्मू कश्मीर के लोग रह रहे हैं। तो वो इन मजदूरों ने उसका एहसास भी करा दिया है कि लॉकडाउन क्या होता है। और जम्मू कश्मीर, और यदि हम इसी से संदर्भित मार्क्स को याद करें तो मार्क्स ने अपने सामने कई बार जोर दे के बोला है कि जो व्यक्ति, जो मजदूर उत्पीड़ित राष्ट्रीयता के लिए नहीं लड़ता है, वो अपने पैरों में खुद हथकड़ी लगा लेता है। तो हम यदि अपनी आत्मालोचना करें तो हमारे यहाँ जो मजदूरों की स्थिति है वो शायद इसलिए है कि हमने कभी भी अपने कश्मीरी भाइयों के लिए कुछ नहीं बोला, अपने मणिपुर के लिए नहीं बोला। मतलब आप यकीन कीजिए कि 1966 में जब मणिपुर के आइजल शहर को तबाह किया जा रहा था, मतलब पूरा का पूरा शहर उन्होंने तबाह कर दिया था। उसमें राइस पायलट उस समय पायलट थे और कांग्रेस का शासन था, तो किसी को पता भी था कि वहाँ क्या हो रहा है। तो वो वहीं से वो तय हो गया था कि यदि आप अपने दोस्त के लिए नहीं बोलेंगे, अपने भाई के लिए नहीं बोलेंगे, तो फिर वो कंडीशन आपके पास भी आएगी। एक बार यदि बुर्जुआ वर्ग के हाथ में, शासक वर्ग के हाथ में यदि खून लग गया तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि आप जो है उसकी जाति के हैं, कि उसके वर्ग के हैं, सॉरी उसके धर्म के हैं। तो मजदूर वर्ग का ये जो महापलायन है, ये जो रिवर्स माइग्रेशन है, इसने इस मिथक को भी ध्वस्त कर दिया है कि अब ये रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। अब हमको जो सारी उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएं हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। मजदूरों ने जो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, जो हमारा महिला सवाल है, जो जितने भी सारी चीज़ें हैं, वो अब उनको बिना साथ लिए हम यदि लड़ेंगे तो फिर हमको एक लंबा वक्त लगेगा। इसलिए ये मजदूरों का जो ये जो मजदूरों ने झेला है, ये मजदूरों का ये बर्बाद नहीं होगा। इससे बहुत बड़े बड़े सबक हमको मिले हैं और इस सबक को हम यदि याद रखें तो जैसा कि मार्क्स और लेनिन ने कई बार बोला है कि जो भी इस तरह के संकट के समय आते हैं, वो ऊपर से देखने से लगता है कि बहुत कठिन समय है, मजदूर हार रहा है, लेकिन उसके गर्भ में कोई बड़ी हिस्ट्री छिपी होती है, जो आने वाली हिस्ट्री है वो छुपी होती है। लेकिन वो इस पर डिपेंड करता है कि हम धाय माँ का काम कैसे करते हैं हिस्ट्री में, यानी हम धाय माँ की भूमिका कैसे निभाते हैं। यदि हम सही निभाते हैं तो एक नई हिस्ट्री पैदा होगी, सोशलिज्म आएगा, जो इन सारी अव्यवस्थाओं का उत्तर है, जो पूंजीवाद का सबसे सटीक उत्तर है। और यदि हम इसमें नाकाम रहे इस हिस्ट्री के इस जंक्चर पे, तो फिर एक लंबा वक्त लगेगा। तो इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से मेरा क्रांतिकारी अभिवादन, और कुछ सवाल होंगे तो मैं उस पर अपना रिफ्लेक्शन कर सकता हूँ। हाँ, एक है, इज रूलिंग क्लास यूजिंग द क्राइसिस इन इट्स फेवर और इट हैज क्रिएटेड द क्राइसिस टू टाइड ओवर इट्स क्राइसिस। हाँ, ये सुब्रतो दास का सवाल है। तो ये सवाल कई बार आता है, जाहिर सी बात है कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये। तो मैं मतलब मेरे हिसाब से ये क्राइसिस क्रिएटेड तो नहीं है, जो कोरोना क्राइसिस है। एक तरीके से कोरोना भी पूंजीवादी जो डेवलपमेंट है, जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा था, जिस तरह से मीट इंडस्ट्री है और जिस तरीके से सर्किट ऑफ कैपिटल है, उस तरीके से उस पर जाएंगे तो और थोड़ा डिटेल हो जाएगा। तो यदि उसको फिर भी छोड़ भी दें हम ये, तो सरकार ने इस क्राइसिस का इस्तेमाल किया है। और एक और चीज़ समझिए कि हम कई बार ये बात शासक वर्ग के उसमें बोलते हैं कि शासक वर्ग जो है हमेशा अपने वर्ग हित में काम करती है, लेकिन कई बार शासक वर्ग बहुत मूर्खता भी करती है। तो मुझे लगता है कि इस बार उसने
मतलब बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी उसके, भारत से संदर्भ में बोल रहा हूँ, भारत के संदर्भ में तो मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है। और उसने ना अपना वर्ग हित जो देखा है वो पॉलिटिकल देखा है, वो इकोनॉमिकल नहीं देखा है कि इससे कितनी इकोनॉमी ध्वस्त होने वाली, कितनी वैल्यू बर्बाद होने वाली है इससे। और वो तो इसलिए सरकार ने भी इस क्राइसिस का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो कितना कर पाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। उसको लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे और 7 से 7 कर्फ्यू लगा के सब चीज़ नियंत्रण में कर लेंगे और सब कुछ अब हमारे हिसाब से चलने लगेगा। यदि इस आशा में, जो मशहूर राइटर है नोमी क्लेम, तो वो बोलते हैं कि शासक वर्ग जब भी क्राइसिस को ठीक करने जाता है, विदिन को हल करने जाता है, तो अपनी आइडियोलॉजी के साथ जाता है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी जमीन पे कितनी सफल होगी ये हम कह नहीं सकते हैं। मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले लोग बोलते हैं कि मतलब अभी मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, तो उसमें था कि कोरोना के बहाने के एक वैक्सीन आएगी और वैक्सीन सबको लगा दिया जाएगा तो सबके सोचने का तरीका बदल जाएगा, फिर सब लोग गुलाम हो जाएंगे और फिर कोई सवाल नहीं करेगा। तो ये तो खैर मतलब बेवकूफ़ी है एक तरीके की। कभी भी दुनिया सिर्फ शासक वर्ग के इशारे से नहीं चलती है, और वो हमेशा क्लास स्ट्रगल के आउटकम से चलती है। जब क्लास स्ट्रगल हमारा और उनका जो क्लास स्ट्रगल होता है, उसी क्लास स्ट्रगल के आउटकम से चलती है। एकदम उनके हाथ में नहीं होता है सब चीज़ों को कंट्रोल करना। कुलबीर नारंग का सवाल है, क्या रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देना एक सही सोल्यूशन है? ये निश्चित तौर पर रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देना एक सही सोल्यूशन है, लेकिन रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने का एक ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पे उतना डिटेल डिस्कशन नहीं हो सकता है, मैं सूत्र में बोल दूं, लैंड टू द टिलर। जमीन जोतने वाले को यदि मिलेगी तो उसका अपने प्रोडक्शन पे वो पड़ेगा, और जब मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों को यहाँ से बाहर खदेड़ेंगे। मतलब आप समझिए कि हम उसमें वो बोलना भूल गया, वो भी मेरे दिमाग में था कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो खेती में आई हैं, उन्होंने दिया क्या हमको? निर्बंसिया बीज दिए। निर्बंसिया बीज मतलब जिन बीजों को आप दोबारा नहीं पैदा कर सकते। अब पूरी की पूरी खेती जो है कारपेट जगत पे डिपेंडेंट हो गई। तो हमको पहले वो डिपेंडेंसी तोड़नी है, रियल में जो जीवन देने वाले बीज हैं उनको पैदा करना है, जिन बीजों से हम नए बीज पैदा कर लें जो कि नेचुरल है। निर्बंसिया बीज को खत्म करना है, लैंड टू द टिलर करना है, सबको जमीन देनी है जो भूमिहीन है, और सरकार को उनको मतलब उनको सपोर्ट करना है। तब जाके रूरल इकोनॉमी रिवाइव करेगी, तब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब वो परचेजिंग पावर बढ़ेगी तब वो इंडस्ट्रियल आउटपुट खरीदेंगे। जब वो इंडस्ट्रियल आउटपुट खरीदेंगे तो फिर इंडस्ट्रियल का भी ग्रोथ होगा। जब इंडस्ट्रियल का ग्रोथ होगा तो वो फिर एक जो है गुणात्मक परिवर्तन होगा, और फिर उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा, और तब ये वो चाहिए। लेकिन ये जो सलूशन मैं बता रहा हूँ, ये सलूशन इस व्यवस्था के ढांचे के अंदर संभव नहीं है। जब आप इसको लागू करने जाएंगे तो ये व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। तो चाहे तो इस लागू करते हुए इस व्यवस्था को चकनाचूर कीजिए, चाहे चकनाचूर करते हुए इसको लागू कीजिए, एक अलग स्टडी टैक्टिक्स की डिबेट है। तो हाँ, अनुपम कुमार का सवाल है कि क्या इस महापलायन के बाद वर्गीय चेतना में बढ़ोतरी होगी? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस पे हमको थोड़ा सा ठहर के सोचना चाहिए कि देखिए क्या करें में उन्होंने जो ट्रेड यूनियनिस्ट डिबेट किया है, तो ट्रेड यूनियनिस्ट यही बोलते थे कि मजदूर जब लड़ेगा या मजदूर के ऊपर जब मार पड़ेगी तो उसके अंदर वर्गीय चेतना आ जाएगी। लेकिन लेनिन बोलते थे कि ऐसा नहीं होगा, हमको वर्गीय चेतना बाहर से देनी पड़ेगी। मजदूर जब लड़ेगा तो अपने वेज के लिए लड़ेगा, लेकिन उसके अंदर वर्गीय चेतना जब भी आएगी जब क्रांतिकारी पार्टी उसको बाहर से देगी। तो इस महापलायन ने वो परिस्थिति पैदा की है कि आप अब जब क्रांतिकारी शक्तियां उनके पास जाएंगी तो वो मजदूर उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे, पहले की अपेक्षा ज्यादा रिसीविंग पॉइंट पे होंगे। लेकिन ये कहना कि इस महापलायन के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो सरकार से दूर हो जाएंगे या सरकार के खिलाफ हो जाएंगे या उनके अंदर वर्गीय चेतना आएंगी, ये गलत है। और ये एक तरीके का अपने को थोड़ा अपने को थोड़ा छूट देना है। इस महापलायन से हमारे जैसे क्रांतिकारी जो ताकतें हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो ज़्यादा रिसीविंग पॉइंट पे है। अब ज़्यादा आपको हैमर करने की ज़रूरत है, तभी वो शेप लेगा, उनकी वर्गीय चेतना शेप लेगी। लोहा गर्म है जिसको बोलते हैं इस समय। तो ऐसा हिस्ट्री में कई बार बहुत कम पॉइंट ऐसे आते हैं जब हिस्ट्री में इस तरह की जो क्राइसिस आती है वो इतनी ब्रेकिंग पॉइंट पे होती है कि आदमी जो पुराने जो उनके वो होते हैं, पुराना जो कॉन्सेप्ट होता है, पुराने जो बायसनेस होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन कमज़ोर हो जाती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। ख़त्म करने के लिए हमेशा उस पर प्रहार करना पड़ता है, चाहे वो बुर्जुआ रिवोल्यूशन हो। बुर्जुआ रिवोल्यूशन में भी टॉमस पेन और वाल्टेयर और रूसो और ये सारे लोगों ने
इस पर प्रहार किया है, तब जाके वो जो फ्यूडल बायसनेस वगैरह थे वो खत्म हुए हैं। और जो कैपिटलिस्ट बायसनेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जिसको नोम चॉम्स्की बोलते हैं, तो उसको भी खत्म करने के लिए हमको भी टनों साहित्य समाज में डालना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेंगी, उनको संगठित करना पड़ेगा, उनको संघर्ष में उतारना पड़ेगा, तभी उनके अंदर वर्गीय चेतना आएगी। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि टाइम, हाँ तो हाँ, उधर आया हो तो बता दो। हाँ रामचंद्र ने बोला कि भारत को पूंजीवादी देश कहने वालों को पुनः भारत का विश्लेषण करना चाहिए। हाँ, ये तो हाँ सवाल नहीं है, मतलब उनका वो कहना है, ये सही बात है। मतलब मैं तो हाँ, चूँकि मैं तो इस भाव में बोला था कि मतलब चूँकि दुनिया को बदलने का काम और दुनिया को विश्लेषण करने का काम ये इंटर रिलेटेड है, तो इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैंने बोला था कि जो भी इस तरह की क्रांतिकारी, जो भी इस तरह की प्रोग्रेसिव ताकतें हैं जो भारत को पूंजीवादी मानती हैं, उनमें बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग हैं, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए। और मजदूरों ने तो इस मेथड को ध्वस्त कर दिया है। अब आपकी मर्जी, आप इस मैसेज को पढ़ पाते हैं कि नहीं। फिरोज आलम का है कि साथ ही अभी बड़ी मात्रा में मजदूर, खास करके इनफॉर्मल मजदूर शहरों से पलायन करके अपने घर जा रहे हैं। क्या यह मजदूर अपने आप को ज़्यादा दिन तक गांव में रख सकते हैं? जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, अपनी रोजी रोटी के शहरों की ओर जाएंगे और इसमें कितना समय लगेगा? इसका बहुत सीधा, बहुत एक्यूरेट जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि क्या परिस्थिति बनेगी कल को। लेकिन गाँव में जब वो रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये भी, जैसे मैं बोला था कि टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में, ये हैबिट बेस्ड है। तो अभी जो त्रासदी झेल के आए हैं मजदूर, तो ये तो निश्चित बात है कि वो जल्दी जाने वाले नहीं हैं। जो त्रासदी झेल के आए हैं वो इस पूरे महापलायन में, तो लेकिन कितने दिन वो वहाँ रह पाएंगे? क्योंकि आप आंकड़ा जानते हैं कि यहाँ पे 50% जो हाउस होल्ड है गाँव में वो भूमिहीन है। तो उनके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है खाने के लिए, और जिनके पास ज़मीन है उनका भी 6 महीने 7 महीने का राशन उनके पास होता है कोई। और जहाँ बिहार से जहाँ से मजदूर आ रहे हैं, ज़्यादातर डूब के एरिया है, वहाँ पे एक फसली होती है, एक फसल वो कर पाते हैं, तो कितने दिन खा पाएंगे? नंबर 1 बात। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट बात है, कल बागडेसर का भी जब चल रहा था वर्ग, तो उस समय मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये सारे मजदूर जो गाँव जा रहे हैं, तो अब गाँव में जो फ्यूडल सिस्टम है, जो जातिवादी सिस्टम है, वो शहरों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। तो ये सारे जो मजदूर हैं उसमें बहुत सारे बड़ी मात्रा में जो है वो लोअर कास्ट से हैं, दलित से हैं। तो वहाँ उनको न सिर्फ आर्थिक यातना झेलनी पड़ेगी, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक यातना भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के जो बाबू साहब लोग हैं, जो पंडित हैं, जो बड़ी कास्ट के लोग हैं, वो उनको दबाएंगे। और जो गाँव की मजदूरी है वो अब डिप्रेस हो जाएगी, ठीक उसी लॉजिक से, जिस लॉजिक से ये वर्ल्ड इकॉनमी चल रही थी कि अलग अलग देशों के लोग जो है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे शेयर क्रॉपिंग में या रुपये में यदि 60 रुपये पर डे मिलता था, तो अब ये जो 40-50 लोग गांव में और आ गए, तो 60 रुपये मजदूरी कहाँ मिलेगी? अब तो नीचे होके 40 रुपये आ जाएगी। तो भयानक भीषण कंडीशन होगी। लेकिन तत्काल तो वो नहीं जाने वाले, लेकिन अब कुछ नहीं ऑप्शन होगा तो फिर वो मजबूर होंगे। शुरू में वो अपने गांव के आसपास ही रोजगार खोजेंगे, ज़्यादा शहर क्रॉस करेंगे, ज़्यादा स्टेट क्रॉस करेंगे, और फिर शायद एक दिन ऐसा मजबूरी हो कि वो फिर अपना प्रदेश भी क्रॉस करके। थैंक्स फॉर नाइस प्रेजेंटेशन। डू यू थिंक दैट दिस माइग्रेशन विल अफेक्ट गवर्निंग इंस्टीट्यूशन? ये शैलेश यादव का सवाल है। निश्चित रूप से, मतलब ये ऐसा संकट है कि ये ऐसा संकट है जो कि किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं रखेगा, किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं रखेगा। ये ऐसा संकट है। तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। अब मैं बहुत एग्जैक्ट खाका नहीं बता सकता हूँ कि क्या असर पड़ेगा। जैसे आज के दौर में एक पिक्चर जो है वो मैं आपको दे सकता हूँ, उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत से जगह मेरे दोस्तों ने बताया कि डीएम जो है वो ग्राम प्रधानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग करके बोल रहे हैं कि आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि गाँव में कोई आए ना, ताकि कोरोना वगैरह के कारण। और उसमें जो सब लोग अब मनमाने उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और गांव की हदबंदी कर दिया है। मतलब जिस राष्ट्र की मैं बात कर रहा था, तो वो राष्ट्र जो है वो मजदूरों के लिए सिमटते सिमटते उनका गांव हो गया है। तो अब वो गांव में वो रात में पहरे देने लगे हैं कि बाहर से कोई आएगा तो अब हम जो है आपके गांव से होके हम अपने गांव में जाना चाहते हैं, हमारा गांव आपके गांव के पीछे है, आप हमको जाने ही नहीं दे रहे हैं।
तो इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्रधानी का इंस्टीट्यूशन है, पुलिस का इंस्टीट्यूशन है, आपने रात को 7 से 7 कर्फ्यू लगा दिया, मास्क पहनने पर प्रतिबंध है, तो आप जब कुछ भी बनाएंगे तो आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को राइट दे रहे हैं उसको चेक करने का कि 7 से 7 का आप इंप्लीमेंट करें, मास्क देखें, जुर्माना वसूल करें। तो जितनी इस तरह की गवर्निंग बॉडीज़ हैं, आप उनको ज़्यादा पावर दे रहे हैं, और जब आप जिनको ज़्यादा पावर देते हैं तो भारत जैसे देशों में जहाँ जो फ्यूडल कंटेंट जहाँ पे ज़्यादा है, तो वो पावर एक सनक है भारत जैसे देशों में। तो आप उनको पावर दे दें, पावर तक ही लिमिट नहीं रहेंगे। वो 100 रुपये यदि शुल्क है तो 100 रुपये नहीं लेंगे, फिर वो आपसे 200 रुपये लेंगे, 300 रुपये लेंगे, और फिर आपको 2 लाठी भी मारेंगे। मतलब फिर वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग, सो कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे पीटने में, लाठी मारने में। इसलिए जितने भी गवर्निंग इंस्टीट्यूशन वो सब पे असर पड़ेगा। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन का एक यूनिट का सवाल है कि सर, जैसे एक बात यह भी सुनने में आती है कि पूंजीवाद भी पूंजीवाद की कब्र खोदने में सहायक है, इसको कैसे मजदूरों के संबंध में समझा जा सकता है? क्योंकि जब परचेजिंग पावर ही मुनाफा के चलते मजदूरों से छीन ली जाएगी, इसको किस रूप में समझें? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक तरीके से ये कोर है, और क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी में यही चीज़ एक मिस्ट्री थी जिसको मार्क्स ने वो किया है। तो मैं यहाँ बहुत विस्तार में तो नहीं जा सकता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको वो कर सकता हूँ कि जो कैपिटलिस्ट होता है वो कभी कभी एज ए क्लास सोचता है। हिस्ट्री में कई सारे ऐसे जंक्चर आते हैं जब वो एज ए क्लास सोचता है, तो अपने क्लास इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। वो समय वो था जब रूजवेल्ट का समय था, और अमेरिका में विशेषकर एज ए क्लास उसने सोचा और उस क्राइसिस को हल कर लिया, आगे बढ़ गया। लेकिन उसका कारण ये नहीं था कि रूजवेल्ट ने 94% बढ़ा दिया तो इसलिए वो सोशलिज्म से वो नहीं आया वहाँ पे। उसका मेन कारण था कि वहाँ का मजदूर उतना तैयार नहीं था। यदि मजदूर तैयार होता तो 94% और फलाना ढमाका ये सब काम नहीं करता वहाँ पे। तो मेन फैक्टर तो वो था कि मजदूर वहाँ का तैयार नहीं था, उतना संगठित नहीं था। लेकिन क्या सवाल था, मैं भूल गया। लेकिन आज के समय में जो कैपिटलिस्ट है वो एज ए क्लास नहीं सोच रहा है, वो इंडिविजुअल सोच रहा है। तो इंडिविजुअल सोचने के नाते वो बहुत अपनी कब्र खुद खोद रहा है, ये उस मिथक में कहा जाए। लेकिन फिर वही बात जो लेनिन के बारे में मैंने की थी, लेनिन ने क्या करे में जो बात कही है कि अपनी कब्र खुद खोदता है, लेकिन उस कब्र में खुद सोता नहीं है। उसको उस कब्र में सुलाने के लिए मजदूर वर्ग को जाना पड़ता है। मजदूर वर्ग उठा के उसको उस कब्र में डालता है, और डालते समय वो रेजिस्ट करता है। तो इसलिए ये बात सही है कि वो अपनी कब्र खुद खोदता है, लेकिन खुद ही लेट नहीं जाता उस कब्र में। उसके लिए मजदूर आंदोलन चाहिए, मजदूरों का संगठन चाहिए। तो हाँ, तो इसलिए आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ। और ये इसी संदर्भ में परचेजिंग पावर की बात भी है कि परचेजिंग पावर कम होगी तो उनका मुनाफा कम होगा निश्चित तौर पे। लेकिन वो इस रूप में नहीं देखते हैं, वो इस रूप में देखते हैं कि जैसे अमेजन का इस समय मुनाफा बढ़ गया, गूगल का मुनाफा बढ़ गया, जेफ बेजोस की संपत्ति जो है $6 बिलियन बढ़ गई इस कोरोना काल में। तो अब तो इसलिए गूगल को और उनको इससे मतलब है, अपने से मतलब, उनको इससे मतलब नहीं है कि टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो रही है, ब्रेड इंडस्ट्री तबाह हो रही है, ये पूंजीपति तबाह हो रहा है, वो पूंजीपति तबाह हो रहा है। उनको अपने से मतलब है। ये उनके बीच जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, गलाकाट जो वो है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन उनको कब्र में पहुंचाने का काम वो मजदूर ही करेगा, वो खुद नहीं जाएंगे। अनुपम कुमार, क्या आप सामंतवादी संघर्ष में इजाफा होगा, जमीन जोतने वाली की लड़ाई पुनः प्रमुखता से उठेगी जैसे नक्सलवाड़ी में देखने को मिला था? हाँ, ये अनुपम का सवाल है, आपने सुन लिया होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, और निश्चित तौर पे, और इसका क्या रूप रंग होगा ये तो फिर जो जमीन पे स्टडी टैक्टिस बनाने वाले लोग हैं वो तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से होगा। मतलब ये तो जो मोदी ने जो मजदूरों का अपमान करते हुए बोला था कि मानव स्वभाव है, जो सड़कों पे जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, वो तो अपमानजनक था। लेकिन ये जो आपने लिखा है कि नक्सलवाड़ी लड़ाई और देखने को मिलेगी, ये तो निश्चित रूप से किसानों का, मजदूरों का स्वभाव है कि अब वो लड़ेंगे, और ज़मीन के लिए भी लड़ेंगे, सत्ता के लिए भी लड़ेंगे, भत्ते के लिए भी लड़ेंगे, और सत्ता के लिए भी लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से अब उसमें इजाफा होगा, क्योंकि जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, जो कृषि अर्थव्यवस्था, उस पर अब प्रेशर और बढ़ेगा इतने सारे लोगों के लौटने से। और जो जातिगत जो टकराव है, जो कास्ट हायरार्की है, उसमें भी टेंशन अब तेज होगा। और जो मजदूर बॉम्बे से, कलकत्ता से लौट रहे हैं, वो थोड़ा बेहतर चेतना के हैं, क्योंकि वो दुनिया देख रहे हैं, वहाँ से लौट रहे हैं।
तो वो अब उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि जैसे उनके पिताजी सर झुका के बाबू साहब के सामने या ब्राह्मणों के सामने रहते थे, खटिया से उड़ जाते थे, तो अब ये जो बम्बई और कलकत्ते से लौटने वाले मजदूर हैं, विशेषकर लोअर कास्ट के, वो अब नहीं बाबू साहब के सामने चारपाई छोड़ के खड़े हो जाने वाले हैं। इसलिए वो टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष भी बढ़ेगा। क्या रूप लेगा, कैसे होगा, वो आने वाले वक्त बताएगा, और जो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं उसको देखेंगे, तय करेंगे। ठीक है साथी, अब आप क्या, हाँ, एक का सवाल है, क्या इस हालात की वजह से आर्थिक क्रांति की संभावना बढ़ेगी? आर्थिक क्रांति जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, वो ऐसे जुमले में से बोलते हैं आर्थिक क्रांति। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होता है। तो ठीक है, अब मेरा टाइम भी काफ़ी हो गया है, जितना टाइम को अलॉट किया गया था मैं उससे ज़्यादा ही मैंने ले लिया, और उम्मीद है कि हम लोगों ने कुछ पॉइंट पे कुछ एम्फेसाइज में कर पाया होगा। और आप सभी लोग संघर्षशील लोग हैं, तो जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका असली जो परीक्षा है, या जो असली जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, तो ज़मीन पे ही होगा। आने वाले वक्त में हमको और ताकत देगा इस तरह के डिस्कशन। इसी उम्मीद में हम लोग ये डिस्कशन सीरीज़ चला भी रहे हैं। और एक बार फिर से सभी सुनने वालों को, और विशेषकर DSU का जिन्होंने इसका आयोजन किया और मुझे थोड़ा मौका दिया अपनी बात रखने का, उसके लिए मैं अभी कृपा शंकर का एक सवाल है, आज जिस सस्ते श्रम के दम पर पूंजीवाद चीन से कम्पीट करना चाहता है, उसी श्रमिक वर्ग को ही सबसे ज़्यादा अमानवीय व्यवहार आज भारतीय सत्ता कर रही है। साउथ के प्रदेश, गुजरात, दिल्ली के हरियाणा में सबसे ज़्यादा। हाँ ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है, सवाल नहीं है। तो ठीक है, सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन, और विशेषकर DSU के साथियों को जिन्होंने आयोजन किया।